Evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, so 9 p.m. we'll start this class. My first question is, can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, 2 नोट करें. अमर, अमो, एएम, रिकिता, मुक्ता, सौमिल, तन्वी, हिमांशी, नदर, दांसरी, मूव फॉरवर्ड. 2 लोग बोलेंगे, देख सकते हैं, तो कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, एड ऑन डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, मोबाइल से देखने में इंटरनेट की स्पीड से योर वर्क. क्लास में डाउट है तो नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार को मैं उसके जवाब अपलोड करता हूं. मंडे तक जितने सवाल आए थे उसके मैंने जवाब अभी अपलोड कर दिए हैं. ये गूगल फॉर्म बाद में अगर नहीं दिखे आपको, लिंक नहीं दिखे तो ये भी लिंक है, या फिर आज से आप टाइप करो तो ये भी लिंक है, केस सेंसिटिव है. बुकमार्क एक बार करके रखो, बार-बार खोलना नहीं पड़े. खैर, पहले तो आगे का कार्यक्रम समझ लेते हैं. देखिए, जो पिलर 1 था, मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, इसमें यूपीआई बिटकॉइन मॉनेटरी पॉलिसी क्लासिफिकेशन, एनपीए बैड लोन शेयर मार्केट तक खत्म कर दिया. इस वीक पिलर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो ये प्रीलिम का खत्म होगा. उसके बाद 28 अगस्त से इसी पूरे पिलर का मेंस का पढ़ना शुरू करेंगे. वो समझो 3-4 लेक्चर उसके हुए वो खत्म हो जाएगा. फिर उसकी मेंस की टेस्ट होगी विद इवैल्यूएशन, फिर वो खत्म हो जाएगी तो हम सेकंड पिलर में जाएंगे, उसका प्रीलिम का पढ़ेंगे, फिर मेंस का पढ़ेंगे. तो ये पिंग पोंग चलते रहेगा. तो अभी आप देखिए, आज 14 अगस्त है, तो आज इंश्योरेंस वाला हैंडआउट कंप्लीट होगा. कल पेंशन में हम जाएंगे. इस हैंडआउट की टेस्ट शनिवार को होगी, जो आप जानते हैं शनिवार को एक टेस्ट होती है. फिर रवि और सोम को वापस थोड़ा पढ़ेंगे, उसकी टेस्ट बुधवार को होगी. अब ये करते करते आप समझिए 20 तारीख तक तो काम हो गया. उसके बाद 21, 2, 3, 4, 5 क्लास नहीं है, क्योंकि यूपीएससी मेंस का 2025 का पेपर होगा, तो मुझे उसके यूट्यूब के वीडियो और वो सब में मैं बिजी रहूंगा. और दूसरा कि वो पेपर कंप्लीट हो उसके बाद ही मैं मेंस का क्लास भी शुरू कर सकता हूं कि वहां क्या नया पूछा, उस हिसाब से क्या नया पढ़ाना है. तो देन 28 से हम लोग मेंस इकोनॉमी पढ़ना शुरू करेंगे. यही जो मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस पिलर है, तो उसकी कोई एक्स्ट्रा फी है नहीं. ये सब आपके कोर्स में ही आ गया. तो आपके ये सब दिखता किधर है, तो academy.com/admiral कोर्सेज, उसमें आप जाना. लेटेस्ट तो प्रीलिम में तब है, यहाँ भी इधर अभी खड़े हैं. मेंस वाला वो भी दिखेगा ही, तो उसमें आ जाना. तो एक प्रकार से गोल्डन अपॉर्चुनिटी. कोई कॉलेज एग्जाम, कोई बीमारी, लेट ज्वाइन किया, वर्किंग प्रोफेशनल हूं, तो मैं बीच में कुछ क्लास खत्म नहीं कर पाया, टेस्ट खत्म नहीं कर पाया, तो आपके पास समझो 29 से लेके 19 से लेके 27 9 दिन का ब्रेक है. काफी कुछ बैकलॉग आप कवर कर सकते हैं. खैर, अभी जो टेस्ट हुई थी लास्ट वीक हमने शेयर मार्केट खत्म किया था. तो पहले बिटकॉइन टेस्ट में 3000 लोग थे, शेयर मार्केट में 76% ड्रॉप हो गए. टोटल पूरे कोर्स में 1500 सवाल होंगे हर वीक की. आप ये सारी टेस्ट करें तो 2 के हैं, टॉपर बने हैं, तजुर्बा लेने आए हैं. खैर, ये जो शेयर बाजार का टेस्ट था 75 क्वेश्चन होंगे, तो 150 मार्क, कम से कम 40 तो करेक्ट होने चाहिए. जितना इंपॉर्टेंट ये हैंडआउट और उसका ये जहां से बार-बार सवाल आते हैं. जिन-जिन के लिए स्टेट सबको बधाई. आंचल, फरीद, अफजल, अविनाश, सौरभ, शुभेंद्र, कृष्णा, गुएमयोंग, कविराज, दिशारिका, मेविश, गर्व, पायल, सुहानी, आशीष, वास्तवी, दीपक, लवली सिंह और उनके ऊपर भी जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए, सबको बधाई. एक सवाल देख लेते हैं उसमें. आप याद करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिटेल इन्वेस्टर एक तो म्यूचुअल फंड वाले को पैसे दे, फिर वो जाके खरीद के लाए, तो इनडायरेक्टली आप खरीदते थे. और दूसरा आप सीधा भी आरबीआई में इकोबेर प्लेटफॉर्म में जाके खुद भी खरीद सकते हैं. तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपके पास है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी. दूसरा ये जो आप खरीदते हैं आरबीआई का इकोबेर जो प्लेटफॉर्म है, उसके नीचे एक एनडीएस नेगोशिएटेड जो भी एनडीएस सिस्टम थी उसकी, वहां से आप ये खरीदते थे. तो अब आप ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें. जस्ट अ मिनट, आई गिव यू 30 सेकंड. जवाब तो मैंने टिक कर दिया है. हाँ, तो देखिए पहले तो करेक्ट है. तीसरा गलत क्यों है कि ये सीडीएसएल है, वो तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जो संस्था डिपॉजिटरी, तो उसका तो कोई लेन देन है नहीं आरबीआई के साथ. और दूसरा आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मिलके इसे करेंगे, ये बात का भी कोई सेंस नहीं बनता. आरबीआई दुनिया ही अलग है बैंकिंग सेक्टर, और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट और शेयर बाजार दुनिया ही अलग है. ये तो ऐसी बात हुई कि टॉम क्रूज और जेठालाल मिलकर मूवी बनाएंगे, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है. तो थोड़ी रॉन्ग, 1 एंड 2 इज करेक्ट, सो द आंसर ये 1 2 ओनली. लेकिन ये टफ है. टफ होने का कारण ये कि ये जो एनडीएस प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में बुक्स में कोई खास बात है नहीं. सिवाय कि आप बहुत एडवांस लेवल की फाइनेंशियल मार्केट की किताबें पढ़ो, लाइक भारतीय पाठ, नॉर्मल उसमें तो है नहीं. फिर भी उन्होंने पूछा, जब तक ये पता नहीं तो टिक करना मुश्किल होता है. क्योंकि आप तुक्का लगा, तब मैक्सिमम ये सोचता है अच्छा पहला करेक्ट है, तीसरा रॉन्ग है, दूसरे का मुझे पता नहीं, तो फिर जवाब ये भी तो हो सकता था ना. तो इट इज अ टफ क्वेश्चन. खैर, तो अभी जो हमको पढ़ना है इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये हैंडआउट में बहुत तेजी से निपटा दूंगा. पहला हैंडआउट है 1D1, 28 पेजेस है, लगभग आज खत्म ही हो जाएंगे. क्योंकि आप समझो इसके अंदर क्या है, ये इंश्योरेंस की योजना, वो इंश्योरेंस की योजना, तो इसमें टीचर की जिम्मेदारी कम है. मैंने ऊपर से बता दिया, बाकी फैक्ट्स हैंडआउट से रख लें. फिर कल से शुरू करेंगे पेंशन, और फिर उसके बाद आएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना, मुद्रा स्कीम वगैरह. आप कुछ लोग कहेंगे इसमें भी बहुत फैक्ट हैं और बहुत लंबे हैंडआउट हो गए तुम्हारे. तो भाई आप 2023 से देखो कि यूपीएससी योजनाओं का बारीक बारीक पूछती है. ये बात सही है, इंश्योरेंस का हर साल नहीं पूछते, लेकिन मैं आपको पूछूं कि मैं आपको ये कहूं अच्छा ये कम पूछते हैं, 10 साल में एक बार आता है, तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा. तुम भगवान भरोसे हो, मैंने तुमसे फी ली, तो बस मेरी जिम्मेदारी खत्म, अब तुम भगवान का नाम लो. दैट इज नॉट प्रोफेशनलिज्म. तो पढ़ाऊंगा तो मैं सब कुछ पूछे भले 10 साल में एक बार. अभी अपने लेक्चर में समझो ये पावर पॉइंट अलग चीज है और नोट्स हैंडआउट अलग चीज है. पावर पॉइंट तो क्लास खत्म होने के बाद वापस इस वीडियो का रिकॉर्डिंग देखोगे तो नीचे पीडीएफ बटन होता है, उससे दिखता है. वो मेन चीज नहीं, मेन चीज है हैंडआउट, मतलब अलग से नोट्स डाउनलोड करने के लिए आने के नियर से देख रहे हैं तो जाइए मोहन पटेल कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 14 बेल आइकन दबाओ, पीडीएफ उसमें से निकलते हैं. एंड्रॉइड है तो ऊपर 3 डॉट से डाउनलोड होता है, आईफोन है तो नीचे एरो की से डाउनलोड होता है. लैपटॉप से देख रहे हैं academy.com/malwar कोर्सेज लेटेस्ट पीसीबी 14 बेल आइकन दबाओ, राइट हैंड से साइड बार खुलती है, उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप कोई बैच में तो लोड नहीं लेना. अभी मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो बैच में उनको दिन में 4-5 क्लास देखते हैं, तो उनको दिक्कत है भाई इतना कब कैसे देखेंगे. बिल्कुल चिंता मत करो. आप मेरा सबसे पहला लेक्चर देखो इस इकोनॉमी सीरीज का, उसमें मैंने बताया कि सारे लेक्चर सारा सब देखना जरूरी. आप 5 स्टार होटल में जाए तो आपको वेलकम ड्रिंक भी देगा, ये भी देगा, वो भी देगा. आपको जो जरूरत है उतना आपको थाली में खाना है. तो उस केस में क्या करना है, आपने मान लिया आरएम बैच में एनरोल किया, उसमें आपको दिख रहा है दिन के 5 लेक्चर है, मुझसे नहीं समझ रहा, तो जो एनरोल है उस बटन को आप अनएनरोल कर दो, उससे कोई फी नहीं कटेगी. और आपके प्लानर में रोज वो चोंच नहीं मारेगा कि ये लेक्चर वो लेक्चर. फिर आप अपने हिसाब से खुद से ऐड कर दो कि आप वापस मेरी प्रोफाइल में जा रहे हो, बराबर कोर्सेज लेटेस्ट, और फिर ये जो भी मतलब प्रीमियम इसका जो भी क्लास है उसको आप ऐड कर दो. नेटफ्लिक्स में जैसे आप ऐड करते हैं वॉच लिस्ट में, ऐसी ये चीज है, इसकी कोई एक्स्ट्रा फी नहीं है. तो खुद से आप अपना प्लानर बना दो इस हिसाब से. कुल मिला के अपना टारगेट होना चाहिए सबसे पहले 4-5 बड़े सब्जेक्ट करने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी.
और सीसेट में ऐसा है, अभी भी मधुकर सर के कुछ क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन वो लाइव प्लाट वाला, मतलब वो अलग फीस वाला मॉड्यूल है। आपको अलग वो खर्चे नहीं करें तो भी चिंता मत करो, आप थोड़ा वेट करो, नवंबर दिसंबर में वापस से उनका ये जो अपना प्लस नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन है उसी के अंदर उनके क्लासेस शुरू होंगे सीसेट के, तब देख लेना लाइव क्लासेस में, तो उसका भी आप लोड ना लें। और बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो क्लास चलते हो वो आप देखते रहे। एनीवे, सो दैट इज द मेथड। बाकी पहला लेक्चर आप देखो इस कोर्स का, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी ये पूरा मॉडल क्या है। जो मैं पढ़ाता हूँ मेरी स्पीड तेज है और इसमें मुझे कोई अंक नहीं। आप याद करें पहला लेक्चर करीब 5 ही पेज पढ़े थे, दूसरे लेक्चर में भी 7 लेक्चर पढ़े पेज पढ़े होंगे। अभी आज का है उसमें 28 पेजेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ये स्पीड मेरी बढ़ती रहेगी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब मेरे साथ एक्लेमेटाइज हो गए हैं कि इसका ये पढ़ाने का तरीका है, ये ऐसे मॉक टेस्ट होता है और ये फ्लो में चलता है हैंडआउट, इसकी ये भाषा होती है, इसके ऐसे मीम्स होते हैं, तो इट विल टेक लेस टाइम, वरना हम दिसंबर तक चीज़ों को खत्म नहीं कर पाएंगे। 2026 के लिए फिर आपका एक सब्जेक्ट वीक रह जाएगा। खैर, इंश्योरेंस पॉलिसी आज समझनी है। इंश्योरेंस पॉलिसी में दो पार्टियां होती है, एक जो आपको इंश्योरेंस दे रहा है मान लो एलआईसी, दूसरा जो आप क्लाइंट आप पॉलिसी खरीद रहे हैं। अब आपने उनको पैसा दिया एलआईसी को कि लो 6,000 रुपए हर साल के, और मैं मर जाऊं तो मेरी फैमिली को मान लो 5 करोड़ देना। एलआईसी जो इंश्योरर या अंडरराइटर है वो क्या करेगा कि ये पैसे शेयर्स बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा। ये चीजें क्या होती है लास्ट वीक पिलर 1 सी में देख लिया। हाँ, तो बात ऐसी, आप 6,000 रुपए दे रहे हैं और मर गए तो आपको 5 करोड़ वापस करें, आपके लॉस का धंधा नहीं है ये, लॉस का धंधा नहीं है, क्योंकि समझो देयर इज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। 10,000 लोगों ने पॉलिसी खरीदी तो 10,000 लोग एक साथ नहीं मरेंगे ना, उसमें से कुछ ही लोग मरेंगे, तो एलआईसी ने उन्हीं का पैसा उस साल वापस करना है। तो मैथमेटिकल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभावना के सिद्धांत के आधार पर इंश्योरेंस का धंधा प्रॉफिटेबल रहता है। अब ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी दो जाती होती है, लाइफ इंश्योरेंस आप मर गए तो पैसा, दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, मतलब बाकी जो भी व्हीकल का, फसल का, कार्गो का, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है वो सब जनरल इंश्योरेंस, सामान्य बीमा। इंश्योरेंस पॉलिसी एक जात का डेट इंस्ट्रूमेंट है, हालांकि उसको बॉन्ड के साथ कंसीडर ना करें, बॉन्ड अलग चीज है, ये ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट है कि एलआईसी को पैसा आपको वापस करना है, उस कंटेक्स्ट में बोल रहा है। इट इज अ सोशल डिवाइस, हाँ, सामाजिक सुरक्षा ऐसे कि आप मर गए तो फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। इट इज अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट, इट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द इवेंचुअलिटीज ऑफ डेथ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी। अब ये चीज समझो इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी है, उसने आपको वापस करना है, कुछ केस में नहीं भी करे, आप नहीं मरे तो पैसा वापस नहीं भी करे, वो सब आगे देखते हैं। तो ये फीचर ऐसे याद रखने हैं, इसमें फिर वकील नहीं बनना कि ये तो डेट तो कैसे हुआ, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये बेसिक फीचर्स हैं, बुक्स में इस तरह से दिया है। तो फीचर पूछे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कबूल करो और टिक करो। अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। आईएएस की परीक्षा में इतने काम की नहीं, ईपीएफओ में कभी कभी एलआईसी की खुद की, एलआईसी की दो परीक्षा होती है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और एक होता है असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी अच्छी नौकरी है और हर साल उसकी भर्ती नहीं निकलती, कभी कभी निकलती है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो अपना हैंडआउट है एटलीस्ट बाकी परीक्षाओं में भी थोड़ा थोड़ा मदद करता रहे। हाँ, तो थोड़ा जान लेते हैं इंश्योरेंस के सिद्धांत क्या है। पहला है उबर इमाफाइड्स, इसका लेटिन नाम बहुत याद नहीं रखना, थोड़ा बहुत अंदाजा काफी है। मान लीजिए व्यक्ति को एचआईवी है तो, और उसको पता है कि मैं कुछ साल बाद मर जाऊंगा, तो फिर वो एलआईसी को सिर्फ 6,000 रुपए देकर 5 करोड़ का इंश्योरेंस निकाल, एक महीने में मर जाए तो कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो उबर इमाफाइड सिद्धांत ये कहता है कि जो क्लाइंट है उसने गुड फेथ में पॉलिसी लेनी चाहिए, कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, मुझे डायबिटीज, कैंसर, एचआईवी जो भी बता देना चाहिए। एक सर्टिफिकेट से कि मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूं, ये सब नहीं चलेगा। अगर बाद में ये पता चलता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी रद्द हो सकती है। सेकंड इज इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब नुकसान। तो इंश्योरेंस कंपनी आपका केवल रियल लॉस का नुकसान कर सकती है, काल्पनिक नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, ये लड़का ये कहे देखो मैंने तो 500 रुपए की कैट की बुक खरीदी थी और मैंने घर का इंश्योरेंस लिया था, मेरा घर जल गया, 15 लाख रुपए दो कंपनी देगी, लेकिन मेरी कैट की बुक जल गई तो मैं तो कैट की एग्जाम नहीं दे पाया, तो मेरा आईएम अहमदाबाद में एडमिशन नहीं हुआ, वरना मेरा 15 करोड़ का पैकेज आता, तो तुम 15 करोड़ भी तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे दैट। ये काल्पनिक बातें हुई, वो केवल आपके रियल लॉस की भरपाई कर सकते हैं। सब्रोगेशन, सब्रोगेशन ऐसा कि मान लीजिए अदानी की कंपनी ने अपना फैक्ट्री इंश्योरेंस लिया कि हम 6,000 रुपए भर रहे हैं और फैक्ट्री का ब्लास्ट हो जाए तो 5 करोड़ देना, और मान लीजिए ब्लास्ट हो भी गया तो एलआईसी उसे 5 करोड़ देगी। यस, ऑफकोर्स एलआईसी जनरल इंश्योरेंस का काम नहीं करती, लेकिन अभी समझने के लिए कि मान लो एलआईसी ने ये भी काम किया। अब एलआईसी को पता चले कि ये जो ब्लास्ट हुआ उसका कारण ये था कि अदानी की कंपनी में एक बॉयलर लगाया गया था और ये इक्विपमेंट फॉल्टी था, इसमें ब्लास्ट हुआ है, और उसे पता चले कि कंपनी बी ने ये जो बॉयलर सप्लाई किया था उसी ने बेकार क्वालिटी का बॉयलर बनाया था, इसलिए ब्लास्ट हुआ है। तो फिर एलआईसी आगे उस कंपनी को कोर्ट में घसीट के वो 5 करोड़ रिकवर कर सकता है। हाँ, कि मेरे क्लाइंट को नुकसान हुआ, मैंने तो उसको दिया, पर तुम्हारे कारण हुआ तो तुम मुझे वापस करो। तो इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो इसमें फायदा किस किस का हुआ आप सोचो। कंपनी ए को भी पैसा मिल गया, हार्ट इमोजी, एलआईसी ने पैसा दिया, पर एलआईसी का भी खुद का तो खर्चा नहीं ना, क्योंकि दूसरी कंपनी भी से रिकवर किया। तो रिफंड फॉर द इंश्योर्ड मतलब अदानी एंड इंश्योर्ड पर्सन्स इंश्योरेंस कंपनी मतलब एलआईसी, दोनों का फायदा हो गया। तो दैट इज सब्रोगेशन। तीसरा या चौथा प्रिंसिपल है कॉजा प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या, करीब होना। तो अभिषेक बच्चन अपने फादर अमिताभ बच्चन का इंश्योरेंस ले सकता है कि ये लो भाई एलआईसी 6,000, मेरे पिता मर जाए, मुझे बहुत दुख होगा, मेरा नुकसान होगा, मुझे 5 करोड़ देना, यस ही कैन डू दैट। पर क्या मैं एक फिल्म फैन के रूप में ऐसा इंश्योरेंस ले सकता हूँ कि देखो मैं भी 6 करोड़ देता हूँ एलआईसी को, जिस दिन बच्चन मर जाए तो मुझे 5 करोड़, मैं भी 6,000 रुपए देता हूँ एलआईसी को प्रीमियम, और जिस दिन बच्चन मर जाए मुझे 5 करोड़ देना, और मैं हर साल 6,000 भरते रहूँ, किसी दिन तो मरेंगे तो किसी दिन 5 करोड़ तो आ ही आएंगे। तो ये तो मैं सट्टा खेल रहा हूँ ना, मेरा उनके कोई प्रॉक्सिमिटी है नहीं। तो अगर कोई डायरेक्ट लॉस नहीं है, ऐसा व्यक्ति इंश्योरेंस नहीं ले सकता कि फिल्म फैन बाइंग इंश्योरेंस फॉर अमिताभ बच्चन, वरना वो तो मैं सट्टा लगा रहा हूँ कि कभी आदमी मरे तो मुझे एलआईसी पैसा दे। देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब आप जो बीमा ले रहे हैं वो कुछ ढंग की चीज का होना चाहिए कि पिता मर गए, घर का ब्लास्ट हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद आप जानते हैं कि मैं अब से ज्यादा खराब सिचुएशन में हो जाऊंगा कि मेरी कार नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरा घर नहीं है। आप ऐसी चीज का इंश्योरेंस नहीं ले सकते कि जहां पर आप मान लो, ये ऐसी बात है, मान लो एक आदमी कहे कि मैं बहुत गरीब हूँ, बराबर, और वो इंश्योरेंस कंपनी से बीमा लेता है कि ये लो 6,000 रुपए, और अगर मैं इंडियन आइडल हार जाऊं तो तुम मुझे 5 करोड़ देना, तो इसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि आप समझो वो गरीब है, इंडियन आइडल हार जाए तो भी वो गरीब का गरीब ही रहेगा, उससे ज्यादा गरीब तो होगा नहीं। तो यहाँ पर ऐसा कोई रिस्क है ही नहीं कि जिसका उसे भरपाई करनी पड़े। वो ये कहे कि मेरा इंश्योरेंस ले लो कि मेरे पिता या मेरा पत्नी या बच्चा मर जाए तो मुझे पैसा, हाँ, तो तब वो खराब स्थिति में जा रहा है, देन ही इज इन अ बैड पोजीशन देन एट प्रेजेंट। तो ये है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब है उससे खराब डाउनग्रेड आपका होना चाहिए, तभी आपका बीमा उस चीज का हो सकता है। सारी चीज याद नहीं रखनी, थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए ईपीएफओ एलआईसी वगैरह परीक्षाओं के लिए। आईएएस में मैक्सिमम इसका उपयोग किधर है, एथिक्स केस स्टडी में। वो ऐसा लेट मी गो बैक कि मान लीजिए आप एक आईएएस हैं, तो कलेक्टर का एक काम ये भी होता है कि डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए बाढ़ आ गई, फ्लड्स, तो उसके बाद जो किसानों का कैटल मतलब मवेशी मर गए, बह गए, तो गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेशन देगी। तब कोई किसान ये कहे देखो मेरी एक भैंस तो चली गई, पर अगर वो नहीं चली जाती तो वो 2 बच्चों को जन्म देती, तो मुझे 3 भैंस का पैसा दो। ऐसा नहीं मिल सकता ना, क्योंकि ये सब ऐसी बात है, इंडेमनिटी में कवर्ड नहीं है, रियल लॉस की भरपाई हो सकती है। तो मेरे को मेरी एक भैंस में से 30 भैंस और बनती है, मुझे 30 का पैसा दो, तो देयर इज नो एंड टू इट। खैर, अब इसके बाद होगा इंश्योरेंस सेक्टर का भारत में एवोल्यूशन, उत्क्रांति।
अंग्रेजों के जमाने में क्या था, आजादी के बाद क्या हुआ, ऑलमोस्ट सिमिलर टू पिलर 1B1 क्लासिफिकेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो मैं तेजी से चलाऊंगा, दो कारण है, एक इसके क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछे जाते हैं और दूसरा पूछे जाए तो फैक्ट्स ही रटने, वो हैंडआउट में दिए हैं, तो मैं कहानी पूरी नहीं बताऊंगा, हैंडआउट में आप देखना, मैं आपको सिर्फ ट्रेलर दिखा देता हूं कि हुआ क्या। हुआ ये कि अंग्रेजों के जमाने में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी थी, लेकिन वो सब स्कैम करती कि आदमी से पैसा लेके तुम मर गए तो फैमिली को देंगे, पर फिर वो जीजा साला जमाई के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे और ये आदमी मर जाए कोई देने वाला नहीं, कोई इंश्योरेंस का रेगुलेटर नहीं, तो नेपोटिज्म स्कैम सब चलते रहता था। तो इसलिए अलग अलग समय पे जो भी नेहरू इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने इंश्योरेंस कंपनियों को टेक ओवर किया, उनको सरकारी बना दिया, प्राइवेट कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो मिडिल ऑफ द 50s में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां 200-300 होंगी, उन सबको कंबाइन करके सरकार ने बना दिया एलआईसी। और 72 में जितनी भी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल, जो ये कार फैक्ट्री वगैरह इंश्योरेंस देती थी, उनको टेक ओवर करके जीआईसी बना दिया। तो दो स्टेज में इसका नेशनलाइजेशन हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा, 70s 80s 90s तक ये इंश्योरेंस कंपनियां चलेंगी। फिर अब ये क्योंकि सरकारी बन गई हैं तो स्वाभाविक लॉस में चलेगी, ढंग से काम नहीं करेंगी, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आती है क्राइसिस। क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जैसे बैंकिंग सेक्टर में बनी नरसिंह होम कमेटी, इंश्योरेंस में बनी मल्होत्रा कमेटी। ये मल्होत्रा कौन था? आईएएस था। आईएएस गिव्स मी ग्रेट अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि पूरा इंश्योरेंस सेक्टर की ब्लूप्रिंट जो आज अभी आप देखते हैं किसने बनाई, मल्होत्रा कमेटी ने। मल्होत्रा कमेटी ने कुल मिला के दो बात की, पहला कि भारत में प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों को अलाउ किया जाए, जैसे नरसिंह होम ने कहा प्राइवेट बैंकों को अलाउ किया जाए। दूसरा इसने कहा कि इंश्योरेंस का अलग रेगुलेटर होना चाहिए, आईआरडीएआई। पहले ऐसा था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वो सब लोग थोड़ा देखते थे, बट यू नीड सेपरेट रेगुलेटर, ऐसा मल्होत्रा ने बोला। अब इसके बाद क्लाइंट प्रोटेक्शन। क्लाइंट प्रोटेक्शन में बात ऐसी है कि देखिए बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है, हाँ क्यों? क्योंकि जितना डिपॉजिट का पैसा है उसमें से 3 से 4% सीआरआर में जाएगा, 18% एसएलआर में जाएगा। मामला क्या था, पिलर 1 में हमने देख लिया। तो उसी तरह अभी हम पिलर 1D में है, तो इंश्योरेंस कंपनी में भी ऐसा ही है कि क्लाइंट ने जो प्रीमियम भरा है उसमें कुछ नॉर्म्स होते हैं कि इसमें से मिनिमम आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एलआईसी में इतना इन्वेस्ट करना होगा, प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड में ये कर सकते नहीं कर सकते, रूल्स रेगुलेशन होते हैं। एक्जेक्टली क्या रूल्स हम नहीं समझेंगे, उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न एंड सॉल्वेंसी मार्जिन। तो उस हिसाब से क्लाइंट का पैसा ठीक ठीक चीजों में उसने इन्वेस्ट करना होगा, जंक बॉन्ड में नहीं डाल सकते। दूसरा, बैंकों को बोला गया कि तुम गरीबों की मदद करो, लोन का 40% गरीबों को, किसानों को तुम लोन में दो। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों को ये बोला गया है कि आप साल में जितनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं तो उसमें से मान लो 10,000 आपने रूरल एरिया गांव में बेचनी होगी, सोशल ऑब्लिगेशन, मतलब मान लो उसमें से 1,000 पॉलिसी आपने विकलांगों को बेचनी होगी। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनको बोला गया कि आपने अपना प्रीमियम से कलेक्ट किया गया कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट, अर्बन म्यूनिसिपलिटी, उसकी फायर ब्रिगेड के इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना होगा। तो ऐसे सब रूल्स होते हैं, नहीं मानेगा रूल तो क्या, तो आईआरडीए वाला उस पर पेनल्टी चढ़ाएगा। तीसरा, अगर बैंक बंद हो गया तो डिपॉजिटर के लॉस की भरपाई के लिए बैंकों में तो संस्था है डीआईसीजीसी। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी बंद हो गई तो क्लाइंट के नुकसान की कौन भरपाई करे, तो उसके लिए री इंश्योरेंस टाइप की कंपनी होती है, वो क्या है ब्रेक के बाद हम समझेंगे। अब इसमें एग्जैक्ट नॉर्म्स नहीं पढ़ने कि ये क्या 18% है 4% है, क्योंकि इतना बारीक वो पूछते नहीं है, पूछेंगे तो स्किप कर लेना है, क्योंकि वो करेंगे तो बाकी सब छूट जाएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रकार समझते हैं। मान लीजिए भाई साहब ने 5,000 प्रीमियम दिया एलआईसी को कि मैं मर जाऊं तो मेरी वाइफ को 5 करोड़ देना। तो मर गया तो पैसा मिलेगा, करेक्ट है, पर नहीं मरा तो क्या? क्वेश्चन इज सपोज ही डज नॉट डाई, ही बिकम्स ओनली ओल्ड। मरा नहीं, सिर्फ बुरा हो गया, तो जो 6,000 रुपए फी थी वो वापस आएगी कि नहीं? इफ आई डोंट डाई विल एलआईसी रिटर्न माय प्रीमियम और नॉट? जो भी 6,000 थे 5,000 थे वो, तो दो बातें हो सकती हैं। अगर भाई साहब ने होल लाइफ या एंडाउमेंट पॉलिसी ली है, मतलब वो 10-20 साल की पॉलिसी होती है, हर साल 5-5,000 भरते रहो, ऐसा सब हो, तो फिर यस वो आपका पैसा वापस करेंगे, भले आप नहीं मरे, सिर्फ बुरे हो गए। इवन इफ यू डोंट डाई एलआईसी रिटर्न द मनी, और हो सकता है इसमें आपको 2-3 टका इंटरेस्ट के साथ भी हो चुका है। तो यस दैट इज पॉसिबल इफ इट इज होल लाइफ या एंडाउमेंट पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड, अगर वो टर्म लाइफ पॉलिसी लेता है तो फिर उसका पैसा वापस नहीं होगा, वो नहीं मरा तो कोई पैसा वापस नहीं, मर गया तो ठीक है फैमिली को पैसा मिले, नहीं मरा तो कोई पैसा वापस नहीं होगा। अब कुछ लोगों को सवाल होगा तो फिर हम सब लोग सिर्फ ये वाली लेते हैं ना, होल लाइफ या एंडाउमेंट, उसमें तकलीफ क्या है कि उसकी फीस हाई होती है। वो आपको कहेगा कि साल के 30,000 भरो और ऐसा 10 साल तक तुम भरो, जबकि ये जो टर्म लाइफ है वो बहुत सस्ती होती है, क्योंकि तुम साल के 200 रुपये भरो, 1,000 रुपये भरो, तो जो नहीं अफोर्ड कर पाते वो ये वाला लेंगे। पर इसमें बात क्या है कि अगर आप मरेंगे नहीं तो आपके 1,000 रुपये भी वापस नहीं आएंगे और ना ही आपको 5 करोड़ भी मिलेंगे। अभी जो होल लाइफ या एंडाउमेंट पॉलिसी है वो क्या होता है कि आपको 10 साल तक हर साल मान लो 30,000 भरने, ऐसी ये पॉलिसी होती है। नो, पहले ये होता था कि मान लीजिए कोई 2 साल तक भरे फिर बंद कर दे कि मुझे तो अफोर्ड नहीं हो रहा है, मैं नहीं जॉइन रखना चाहता, तो एलआईसी पैसा वापस नहीं करती थी कि तुमने पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो तुमको कैसे वापस करे पैसा, भले ये होल लाइफ या एंडाउमेंट है। लेकिन अब आईआरडीआई ने रिफॉर्म लिया है कि चलो ऐसे भी केस में उसको 80 to 85% वापस किया जाएगा, जितना 2 साल 60,000 भरा, चलो उसका 85% उसको वापस करो, भले वो 10 साल तक कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू एक एक लाइन में याद रखना है सब, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। तो लाइफ इंश्योरेंस के हमने प्रकार देखे, इसके बारे में जानने के बाद अब हम आगे जाएंगे अलग अलग स्कीम्स। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वो ऐसा है कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो भी और गांव वाले वो भी पोस्ट विभाग में जाके बीमा खरीद सकते हैं। ये सारा पैसा आपने जो दिया मान लो 5,000, वो सरकार को लोन में जाएगा और आप मर गए तो फैमिली को पैसा मिलेगा। अब ऐसी युगल धारा, शिशु मंगल, फलाडीन का करके बहुत सारी योजनाएं, उसका हैंड आउट में फैक्स दिए, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा टॉपिक तैयार करो। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस इज डन। अब एलआईसी और उसके बाद की बातें आएंगी। देखिए एलआईसी कब बना? 1956 में। एसबीआई कब बना? मुझे तो याद है 55 में बना। तो इसके पहले क्या प्राइवेट ये सब राजे रजवाड़े मर्चेंट्स उनके हाथ में कब्जे में था ये सब इंश्योरेंस सेक्टर, तो प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने वो सब उनसे टेक ओवर करके एलआईसी बना दिया। अब जो एलआईसी उसका जनरल नॉलेज आपके हैंड आउट में दिया है। एलआईसी की कुछ मैंने आपको बताया 2 परीक्षा होती है, एओ एंड एडीओ, नीचे असिस्टेंट क्लर्क की भी अधिकारी वाली ये 2 होती है। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि अच्छा उसकी जो बिल्डिंग का क्या नाम है, योगक्षेम है, उसकी मैगजीन का क्या नाम है, योगक्षेम वाहमियम, अच्छा उसका लोगो है उसमें क्या लिखा है, योगक्षेम वाहमियम, उसका क्या मतलब होता है, वो सब दिया हैंड आउट में। अभी उसमें दिमाग नहीं खर्च करना, इफ यू एवर गिव दैट एग्जाम देन यू स्पेंड टाइम ऑन दैट। अब एलआईसी की एक योजना थी आम आदमी बीमा योजना, वो बेकार सी योजना मुझे काम की लगती नहीं, तो फिर तुमने क्यों यहाँ हैंड आउट में रखा, इसको तुम डिलीट कर दो। इसलिए मैं नहीं करा क्योंकि इंडिया ईयरबुक में दिया है। अब इतनी पुरानी बेकार सी योजना इसको सरकार ध्यान भी नहीं देती, पर क्योंकि इंडिया ईयरबुक में दिया कुछ बार क्या प्रोफेसर भी पूरा नहीं पढ़ता, वो बस उठा लेता है, चाहिए फैक्ट पूछ लेते हैं, तो उसलिए दिया है, वरना बहुत दिमाग खर्च नहीं करना। ये ऐसा है कि एकदम गरीब लोग जो होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए एलआईसी की योजना है, उसमें थोड़ा पैसा सरकार देगी, कोई एनजीओ वाला देगा, ये सब कुछ बात होती है, नीड नॉट टेक टू मच स्ट्रेस ओवर इट। आगे बढ़ते हैं। तो एलआईसी की कुछ योजनाएं बता दी मैंने आपको। अब काम की योजना आती है जो मोदी सरकार के बाद आई। मोदी सरकार कब आई? 2014 में, फिर 2015 में वो लेके आए योजना। तो ये सारी इंश्योरेंस की योजना कौन देखता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब टॉपिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सब टॉपिक लाइफ इंश्योरेंस, सब टॉपिक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये ऐसा है कि मान लो फादर ने लिया पॉलिसी, तो हर साल 436 रुपये कटवाने, वो बैंक में फॉर्म भरना है और बैंक से ऑटोमेटिक वो पैसा कट होते रहेगा।
अभी आपका पैसा एलआईसी में भी जा सकता है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी जा सकता है। आपके सरकारी योजना तो एचडीएफसी वाला कहाँ आ गया, वो मैंने आपको बताया कि लेट मी गो बैक, कि जैसे बैंकों में पीएसएल कोटा होता है कि जितना लोन का पैसा उसका 40% गरीबों को, किसानों को दो, उसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों को भी रूरल सोशल ऑब्लिगेशन नॉर्म्स होते हैं कि साल में आप 1 लाख पॉलिसी बेच रहे हो तो उसमें से 10,000 आप गांव वालों को, गरीबों को, फिजिकली चैलेंज पर्सन को दो। तो मान लीजिए एचडीएफसी का ये कोटा कंप्लीट नहीं हो रहा है, एचडीएफसी बैंक भी अपने एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी अलग से रजिस्ट्रेशन, तो वो क्या करेगा, अपनी बैंक के साथ टाइप करके कोई बैंक में डिपॉजिट खाता खोलने आया तो उसको बोतल में उतारेंगे कि भाई तुम ये भी ले लो तुम्हारा फायदा है, तो फॉर्म में टिक कर देगा, तो हर साल उसके 436 रुपए कटते रहेंगे। दैट इज जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये सरकारी इंश्योरेंस कंपनी एज वेल एज प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी बोथ आर एलिजिबल, वो अपने कोटे कंप्लीट करेंगे, टारगेट कंप्लीट करेंगे और कुछ है नहीं। अब ये योजना ऐसी है कि बाद में फादर मर जाए तो फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए। अगर वो नहीं मरे तो क्या, तो क्या 436 वापस होंगे, जावे नहीं, यू विल गेट 0 रुपी बैक। आपके ये तो क्या स्कैम चल रहा है, नहीं स्कैम नहीं चल रहा, इसलिए मैंने आपको बताया 2 जात की योजना होती है। ये टर्म लाइफ पॉलिसी है, 436 तो मर गए तो 2 लाख है, नहीं मरे तो 436 वापस नहीं होंगे। तो ये जो जीवन ज्योति बीमा योजना है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्म लाइफ पॉलिसी, टर्म लाइफ पॉलिसी। सो दैट इज जीवन ज्योति बीमा योजना। उसके बाद ऐसी मिलती जुलती एक और है, सब टॉपिक जनरल इंश्योरेंस, मतलब मरने पर और मरने नहीं मरे तो भी पैसा मिले अगर आप परमानेंटली डिसेबल हो गए। योजना का नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एसबीवाई, सुरक्षा बीमा योजना। वो ऐसा फादर ने पॉलिसी लिया 20 रुपए हर साल भर दें, तो ये एलआईसी को या ऐसी कंपनियों को नहीं जाएगा, ये जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन सबको जाएगा। अब वो मर जाए, एक्सीडेंटल डेथ होना चाहिए, मतलब मर्डर हो गया, डिजास्टर, फैक्ट्री में काम कर रहे थे, मशीन गिर गया, तो फैमिली को 2 लाख मिलेंगे। खुद से सुसाइड या अल्कोहल ड्रग्स या दारू पी के मर गया तो नहीं मिलेगा कुछ। हाउएवर मरे नहीं लेकिन अपाहिज हो जाए, इफ नॉट डेड बट परमानेंट हैंडीकैप, कि एक आंख चली गई तो 1 लाख रुपए मिलेगा, 2 पैर चले गए तो मैक्सिमम 2 लाख मिलेंगे। मैक्सिमम एक ऑर्गन का परमानेंट डैमेज हो गया तो 1 लाख, एक से ज्यादा हुए तो मैक्सिमम 2 लाख। ऐसा नहीं है कि 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर चले गए मुझे 6 लाख रुपए दे दो, इट इज नॉट लाइक दैट। तो दैट इज सुरक्षा बीमा योजना। अब कुछ लोग कहेंगे तो ये लाइफ इंश्योरेंस ही बोल देते, इसको जनरल इंश्योरेंस क्यों बोला। अब वो सरकार ने अपनी बुद्धि लगा के इसको बोला है, तो हमको कबूल करना है। हमको केमिस्ट्री में मेंडेलेव का पीरियोडिक टेबल होता है कि जैसे क्लोरीन है तो वो मान लो ब्रोमीन के ऊपर है कि नीचे है, उसका पूरा केमिस्ट्री क्लास 11 में लिखा होगा, उसका एक तर्क है। बट द थिंग इज यूपीएससी वो तर्क नहीं पूछती कि व्हाई इट इज लाइक दिस, एमसीक्यू को आप कोई भी उठा के देख लो, व्हाई इट इज क्लासिफाइड एज जनरल इंश्योरेंस, कोई पूछने वाला नहीं, उसने बोल दिया कि जनरल इंश्योरेंस, तो कबूल करना है। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस एग्जाम। अब कुछ लोगों को ये भी सवाल होगा कि क्या ही बेकार योजना है, 20-20 रुपए काट के 2-2 लाख रुपए देंगे और इतने सारे टर्म्स कंडीशन है। तो हमने सरकार असल में करती क्या है कि मान लो कोई फैक्ट्री है या मान लो टी प्लांटेशन है, तो अभी आसाम में इलेक्शन हो मान लो, तो क्या करेगी सरकार कि सब जो आसाम के चाय के बागान में काम करते हैं, भले वो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन सबको हम 2 लाख का इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो वोटर को लगे अद्भुत अद्भुत यार 2 लाख रुपए मिलेंगे, पर आप समझो वो ऐसी सारी योजना होती है कि सरकार 20 रुपए देगी, फिर वो मर गया तो इंश्योरेंस कंपनी 2 लाख देगी। ये सब करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस इज डन, नाउ वी आर इन द जनरल इंश्योरेंस। ये 1-2 चीजें पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। जनरल इंश्योरेंस में एक तो मैंने ये सुरक्षा बीमा योजना बताया कि मरो तो भी 2 लाख और अपाहिज हो गए तो भी 2 लाख। उसके बाद आती है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, 48 में ये कानून उसका बना और उसके बाद 52 में असल में उसको सेटअप किया गया। तो ये क्या हुआ, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, आरबीआई जैसा हो गया, क्योंकि अलग कानून से बना है। लास्ट वीक आप याद करें हमने पढ़ा था चार्टर्ड कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे आरबीआई, और बाकी सब रजिस्टर्ड कंपनी जैसे ओएनजीसी वगैरह। तो जो ईएसआईसी है ये लेबर मिनिस्ट्री के नीचे काम करता है। इसकी भी कुछ बार एग्जाम आती है, हर साल नहीं आती, ये सब ईपीएफ हो जाता है, 3 साल में एक बार आए। इसमें भी 2 परीक्षा होती है, ऑफिसर की अलग और नीचे असिस्टेंट की अलग। तो कभी अगर वो आपको देनी हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ज्यादा जनरल नॉलेज तैयार करना पड़े। मैं आपको इधर आईएएस के काम की बेसिक चीजें बताऊंगा, बाकी उसकी वेबसाइट से एफएक्यू पढ़ लेना कि फॉर एग्जांपल ये करा भी नहीं है तो ये क्या ईएसआईसी के, मतलब उसकी क्लर्क की परीक्षा तो क्या सवाल पूछेगा, अच्छा इसके लोगों में कितने दिए होते हैं, इसका क्या मोटो है वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए। एनीवेज काम कैसे करता है ये ईएसआईसी, ऐसा कि मान लो कोई फैक्ट्री वर्कर है तो उसकी सैलरी से मान लो X% कट होगा, उसके मालिक को कहा जाए कि तुम भी एक्स्ट्रा Y% कंट्रीब्यूट करो, ये सारा पैसा गया ईएसआईसी को, उससे वो इन्वेस्ट करेगा। नॉर्मली वो क्या करता था कि सरकारी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट करता था कि बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, एकदम सेफ खेलने का। फिर पता चला यार फिक्स डिपॉजिट में 6% ब्याज आता है, और ईएसआईसी का काम क्या है, सारी हॉस्पिटल चलाता है। तो कोई भी फैक्ट्री वर्कर बीमार हो गया उसका इलाज करना, इतने सारे डॉक्टर नर्स रखने हैं, तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट के ब्याज से तो ये पूरा गेम चल नहीं सकता। तो उनको देर देर से थोड़ी बुद्धि आई, तो अभी वो क्या बोले कि शेयर मार्केट में भी थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट आपको फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है। हाँ तो ईएसआईसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी कंपनियों के बॉन्ड्स, सरकारी बैंकों के फिक्स डिपॉजिट, ये सब में तो इन्वेस्ट करता ही था, अब एडिशनली वो थोड़ा शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि इसकी कुछ टेक्निकल जो भी मर्यादा है उसके लिए वो सेबी की परमिशन मांग रहा है, तो एक्जैक्टली जब होगा तो वापस न्यूज बनेगी, तो लोड ज्यादा लेना नहीं है, मैंने आपको आज ही बता दिया कि पूरा मुद्दा क्या है। अब प्रश्न ये किसको लागू होता है, क्या सभी वर्कर्स को मिलेगा ये इस टाइप का फायदा। ईएसआईसी बेसिकली बात समझो वो क्या फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट है, ईएसआईसी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। तो कहाँ मिलती है आपको, कोई भी नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट पूरा साल जो चलती है, सीजनल नहीं कि गन्ना किसान के अंदर वो फसल काटने गया या आइसक्रीम की फैक्ट्री में या बैंड बाजा ऑर्केस्ट्रा का काम करता है, तो वो सब सीजनल बिजनेस है, उसमें आपको ये कवरेज नहीं मिलता। नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट जिसमें 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, तो ये योजना आती है। ये योजना में ये होता है कि मान लो जो वर्कर है जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, तो उसको कंपलसरी ज्वाइन करना पड़ेगा, उसकी सैलरी का Y% कम कट होगा, मान लो 8%। उसके फैक्ट्री मालिक को बोला गया अच्छा तुम अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा और 8 रुपए दे दो, और ये सब इन्वेस्ट होगा ईएसआईसी में, फिर वर्कर को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा, दैट इज द कोर फीचर। तो ईएसआईसी 10 या उससे ज्यादा मजदूर हो तो कंपलसरी है, तो उस फैक्ट्री के लिए, सरकारी फैक्ट्री या प्राइवेट फैक्ट्री जो भी 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं तो कंपलसरी। फिर आया कोरोना के बाद आत्मनिर्भर रिफॉर्म्स, तो भारत सरकार ने ये कहा कि देखो 10 से कम वर्कर भी हो, लेस देन 10 वर्कर, फिर भी इसको हम कंपलसरी कर देंगे अगर वो एक हैजार्डस इंडस्ट्री है, मतलब ये बैटरी या ऐसी फायर एक्सप्लोजिव ऐसी कोई फैक्ट्री है, भले उसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं, फिर भी उन सबका कंपलसरी है। एक जात का हेल्थ इंश्योरेंस है, ईएसआईसी लेना होगा, उसकी सैलरी का पैसा कट होगा, उस फैक्ट्री के मालिक ने पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, और वर्कर बीमार हो गया तो फ्री में हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करेंगे। तो हैजार्डस इंडस्ट्री में कंपलसरी इवन इफ दे हैव लेस देन 10 वर्कर्स, बाकी इंडस्ट्री उसमें वॉलंटरी इफ दे हैव लेस देन 10 वर्कर्स, लेकिन अगर 10 या उससे ज्यादा है फिर तो कंपलसरी है। तो एक तो फायदा क्या है, बेसिकली फ्री आपका इलाज होगा ईएसआईसी की हॉस्पिटल में। दूसरा मैटरनिटी बेनिफिट की फीमेल वर्कर है, प्रेग्नेंट हो गए और उसके बाद वो जो कुछ महीने तक फैक्ट्री में नहीं जा पाए, तो उतने महीने के लिए ईएसआईसी उसको पैसा देगा, भले फैक्ट्री से उसको सैलरी नहीं आ रही है। डिपेंडेंट बेनिफिट कि मतलब फैक्ट्री में मशीन गिरा और वो मर गया तो उसकी फैमिली को पैसा मिलेगा।
सिकनेस बेनिफिट, आप बीमार हो गए, घर पे काम नहीं कर पा रहे, फैक्ट्री वाला आपको पैसा नहीं दे रहा, फिर ईएसआई से आपको पैसा देगी। डिसेबिलिटी आप समझते हैं कि फैक्ट्री का मशीन गिरा, आप विकलांग हो गए, फिजिकली हैंडीकैप हो गए, तो भी आपको हर महीने वो कुछ पैसा देंगे। एंड लास्टली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, कि मान लो आप किंगफिशर में काम कर रहे थे और आपकी तो इच्छा थी मैं पूरी जिंदगी इधर ही काम करूं, लेकिन वो तो बंद हो गया, तो फिर आप इनवॉलेंटरी अनिच्छा से आप बेरोजगार हो गए। तो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ऐसा ईएसआई का सब कंपोनेंट है, उसमें आपको कुछ साल के लिए वो सैलरी देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इफ योर फैक्ट्री क्लोजेस इनवॉलेंटरी। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मैं भी फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं रिजाइन कर देता हूं ताकि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं और ईएसआईसी वाले मुझे पालेंगे, तो भाई वो आप स्वेच्छा से वॉलंटरीली रिजाइन करें तो ये लोग नहीं देंगे पैसा, इनवॉलंटरीली फैक्ट्री बंद हो जाए तो ही आपको पैसा मिलेगा। इसके अलावा ईएसआईसी का और भी बहुत सारा जनरल नॉलेज जो अपनी एग्जाम में काम का नहीं, उधर इसलिए दिया ताकि उनकी परीक्षा में आपको काम मिले, तो याद रहे तो ठीक है, समझ आए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो फिर आगे का टॉपिक तैयार करो। फॉर एग्जाम्पल ईएसआईसी के हॉस्पिटल होते हैं, अब हॉस्पिटल में समझो उनका कामचोर नर्स और कंपाउंडर हो कि वो बेडशीट ही नहीं बदले, बीमार आदमी है वो चलो एक को टिक किया दूसरे को लिटाया, बेडशीट ही नहीं बदले, तो क्या आप करेंगे? तो उसके लिए उनका योजना है इंद्रधनुष, वो ऐसा कि डेली अलग अलग रंग की बेडशीट होगी। वो इंद्रधनुष में क्या रंग होते हैं, आई थिंक विव और हाँ, तो वो उस हिसाब से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रोज अलग कलर की बेडशीट रखेंगे ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी रहे कि बेडशीट आप तो चेंज हुआ है, धोया है कि नहीं उसकी गारंटी नहीं, पर चेंज तो हुआ है क्योंकि कलर चेंज है, दैट इज और भी योजना। यार समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे पूछने मत आना, वो आप खुद से समझ लेना, अपनी एग्जाम में काम करना, ईएसआईसी में देखना है। इधर तक रखते हैं, बाकी का जो है वो ब्रेक के बाद समझते हैं। अब तक जो मैंने आपको समझाया उसमें से एक सिंपल एमसीक्यू है, उस पर आप दिमाग खर्च करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, कि ईएसआईसी का कवरेज इनमें से कितने लोगों को मिलेगा। टू मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्र आपको क्या लगता है ईएसआईसी का कवरेज कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर को मिलेगा? वोटिंग टाइम स्टार्ट इन 3 2 1 स्टार्ट। वैष्णव, अबरार, अग्रवाल, रिया, मोहम्मद, रिद्धि, श्रुति, लक्ष्य, रजत, परिधि, अनुपम, यश, दीक्षा, समृतांशु, रोहित, मारियुष, संतोष, सलोनी, हरभजन, अंकित, अभिषेक, आलोक, सत्यम, कुंवर, तौसीफ, प्रखर, रूही, सनी, लक्ष्मीकांत, पद्मनाभ, वंशिका, अभिषेक, रमन, विशाल, अजय, सोनल, ईशा खान, गौरव, सौम्या, आदित्य राज, शान, ये सब लोग फिर कानन, यश, विकास, विश्वरंजन, रोशन, दीपक, अंजनी, निधि, दृष्टि, साक्षी, अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए मैंने आपको बताया कि ईएसआईसी का मतलब क्या है, कोई भी नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट तो उसमें लोग कवर्ड है। तो होटल, रेस्टोरेंट, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, मतलब ये ऐसा कि सरकारी बस विभाग है उसकी बात करें, न्यूज़पेपर वाले बराबर, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, सभी में कोई भी नॉन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट में 10 और मोर एम्प्लॉइज तो लगेंगे। जाओ एट डी, ऑल करेक्ट। अब इसमें कुछ लोग का गलत होगा, गलत इसलिए होगा उसका कारण ये कि वो वकील बन जाएंगे कि देखो अगर होटल के अंदर लेस देन 10 लोग हैं, वेटर, कुक और रसोइये, तो फिर तो कवर नहीं होगा भाई, वो जनरल सेंस में पूछ रहा है, वकील के सेंस में वो पूछ नहीं रहा है। ऑफिशियल आंसर की भी यही बोलती है डी, क्या जनरल सेंस में ये सब 10 लोग तो काम करते होंगे तो नॉन सीजनल है, यस दे आर कवर्ड। कुछ बार लोग इसलिए बर्बाद होते हैं, वो ओवर थिंक करने बैठ जाते हैं, ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं है इकोनॉमी के सवालों में। नाउ लाइफ इंश्योरेंस खत्म, जनरल इंश्योरेंस में सुरक्षा बीमा योजना देख लिया, ईएसआईसी बेसिकली फैक्ट्री के मजदूरों का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया। अब कुछ और चीजें समझते हैं। पहले सब प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, मतलब फैक्ट्री, कार, फसल बीमा, इसके लिए प्राइवेट कंपनियां थी, वो सब राजे रजवाड़े प्राइवेट मर्चेंट्स चलाते थे, बहुत सारे स्कैम होते थे, तो इंदिरा गांधी ने उनको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करके
एक तो बनी जीआईसी और उसके नीचे कुछ और कंपनियां बनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल। इनकी भी खुद की भर्ती होती है, एक तो ऑफिसर की और दूसरी उसके क्लरिकल या असिस्टेंट की, लेकिन हर साल ये भर्तियां नहीं होती है। कौन कह रहा है ये भी सारी परीक्षाएं होती। नाउ इन्होंने फिर एक पांचवी कंपनी और बना दी, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी। वो ऐसा है कि जनरल इंश्योरेंस की 4 कंपनियों का 35%, न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया एंड ओरिएंटल। फिर नाबार्ड की 30% शेयर होल्डिंग और जीआईसी की 35। इन सबके हेडक्वार्टर लोकेशन मोटो ये सब हमको नहीं तैयार करना, उनकी खुद की परीक्षा है तो देखना। कुछ बार आपका नसीब, अब जैसे ये जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, तो यूपीएससी में उनका एक नया सिस्टम है कि अगर आप इंटरव्यू में फेल होते हैं तो भी आपकी मेरिट लिस्ट वो अलग अलग संस्थाओं के साथ शेयर करती है। तो किसी को आपको सीधा नौकरी पे बुलाना है तो ले लेंगे, या तुमने इंटरव्यू फेल हो तो मतलब तुम होशियार तो हो क्योंकि पहले मेंस पास किया, तो सीधा तुमको नौकरी पे रखेंगे। ऐसा बोल के ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की कुछ सालों बाद पहले भर्ती आई थी। अलग अलग टाइम पे ऐसा होता है। अभी आज ही मैंने देखा एक संस्था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अंदर भी असिस्टेंट होते हैं, मतलब क्लरिकल स्टाफ। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो एसएससी सीजीएल 2024 का जो स्कोर था उस हिसाब से हमने 253 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, तो उनको फिर से परीक्षा कुछ नहीं देना, सीधा तुम आ जाओ, और उसमें से करीब जो भी 40-45 को हम फाइनल नौकरी में रखेंगे। तो इस तरह से ये यूपीएससी और एसएससी के स्कोर्स को दूसरी एग्जाम में, दूसरी रिक्रूटमेंट में आजकल यूज किया जा रहा है। एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ वो ऐसे कि पहले 100% ओनरशिप भारत सरकार के पास थी, फिर 5% जनता को बेच दिया, अब सिर्फ 95% भारत सरकार के पास है। इसे हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड एयर इंडिया का केस क्या है, 100% भारत सरकार के पास था, पूरा बेच दिया टाटा कंपनी को, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, या इसको प्राइवेटाइजेशन भी कहा जाता है। अभी ये जो कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया ओरिएंटल, ये सब सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। आपके अपन 4 क्यों है, मर्ज क्यों नहीं करते? असल में ऐसा है कि भारत को 4 हिस्सों में इनको बिजनेस बांट दिया है। वो जैसे वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में कौन था, देवगन और 2-3 और भी जो भाई लोग थे, तो उन्होंने मुंबई को बांट दिया था। ऐसा इन लोगों ने पूरे भारत को बांट दिया है कि साउथ का तुम देखोगे, साउथ वेस्ट का तुम देखोगे, नॉर्थ का तुम देखोगे, ऐसा सब है। इसलिए 4 सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन ये सब प्रॉफिटेबिलिटी के इशू तो सरकार को लगा इसको भी एयर इंडिया की तरह पूरा बेच देते हैं। तो मतलब मान लो इसकी 100% ओनरशिप न्यू इंडिया एश्योरेंस की भारत सरकार के पास हो, और वो सोचे कि सारा अदानी को बेच देते हैं, सरकार के पास जीरो रहे। आप यहाँ करना चाहिए प्राइवेटाइजेशन, सोच सकते हैं, बट देयर इज अ लीगल ऑब्स्टिकल, कानूनी बाधा है। बाधा ऐसा है कि जनरल इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन एक्ट, जो इंदिरा गांधी ने कानून बना के सारी प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को टेक ओवर करके सरकारी कंपनियां बनाई है, उसमें ऐसा लिखा है कि हमेशा 51% शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कानून में लिखा है कि मिनिमम 51% गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, तो कभी आप अदानी को बेच नहीं सकते। तो क्या करना पड़े, कानून को चेंज करना पड़े, जिसे हम जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट, तो ऐसा 2021 में किया, कानून में सुधार किया कि अब से मिनिमम 51% शेयर होल्डिंग भारत सरकार के पास होना जरूरी नहीं है, वो अदानी अंबानी किसी के भी पास हो सकते हैं। तो सरकार ने कानून चेंज करके जो प्राइवेटाइजेशन करना है इन कंपनियों का, उसका रास्ता सरल कर दिया है, मेड इट इजी टू प्राइवेटाइज। तो एक लाइन में इतना याद रखना है। अब आप समझो किसी दिन तो सरकार ये करेगी, जब उनको बजट में पैसे कम पड़ेंगे और फिर एक्स्ट्रा पैसा के लिए चलो ये कंपनी अदानी को बेच देते, किसी को बेचते हैं, तो फिर से इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो कॉलमनिस्ट है वो क्या करेंगे, वो नाचना शुरू करेंगे। तो हम उसको देखने नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो नाच मैंने आपको भी बता दिया कि एक लाइन का मामला, इससे ज्यादा ये है नहीं। आगे कुछ ऐसी योजनाएं थी जो पहले कोरोना के दौरान चर्चा में थी, लेकिन अब उतनी चर्चा में नहीं, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। जैसे कोरोना में हेल्थ वर्कर को 50 लाख का इंश्योरेंस था, आरोग्य संजीवनी योजना थी, कोरोना कवच योजना थी, अब इतना फेमस नहीं, तो मैंने डिलीट कर दिया। ये एक लाइन में समराइज किया होगा, काम की चीज पढ़ते हैं। अब आगे जो भी 15-20 मिनट चलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब आप बीमार हो गए तो जो हॉस्पिटल का बिल है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब ये 2 जात की हो सकती है, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस की केवल मुझे कवर करे, लेकिन मैं और मेरी पूरी फैमिली को कवर करूँ, तो अब उसका भाव ज्यादा, मान लीजिए 36,000 का है, तो ये हो सकता है ये 70,000 का, तो इसे क्या कहते हैं, फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। तो फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस क्या पर्सन और उसकी पूरी फैमिली को कवर करता है। दूसरा, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस होती है फिक्स्ड बेनिफिट, कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को दूं 6,000 और उसने कहा कि देखो तुमको अगर कैंसर हो गया तो हम 50 लाख देंगे। इट डजंट मैटर तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल 10 लाख आया या 60 लाख आया, वी डोंट केयर, तुमको कैंसर हुआ हम तुमको सीधा 50 लाख दे देंगे। तो ये हो गई फिक्स्ड बेनिफिट स्कीम। डजंट मैटर हॉस्पिटल का क्या बिल, उसने बोला एक फिक्स्ड अमाउंट हम आपको दे देंगे। दूसरी होती है इंडेमनिटी बेस्ड, क्षतिपूर्ति आधारित, कि तुम्हारा जितना हॉस्पिटल का बिल आया उसका इतना हम लोग कवर करेंगे, अप टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल कि आपने 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और इंडेमनिटी बेस्ड है, तो इस साल आपका मान लो 1 लाख का एक बिल आया वो भर देंगे, फिर कुछ महीनों बाद आप फिर से बीमार हो गए 2 लाख का बिल आया भर देंगे, करते करते मैक्सिमम पूरे साल में 5 लाख रुपए तक के बिल आपके भरेंगे। आपके 6 लाख का बिल आ गया तो क्या, तो अप टू है ना, अप टू 5 लाख, तो इफ यू गेट अ हॉस्पिटल बिल ऑफ 6 लाख देन ही विल पे मैक्सिमम 5 लाख, और ये हर साल रिन्यू होता रहेगा आपका कोटा। तो इस साल का 5 लाख का कोटा खत्म, नो प्रॉब्लम, अगले साल फिर से 5 लाख का रिफ्रेश हो जाएगा, जैसे वो डेटा प्लान में होता है इंटरनेट पैक में। तो दैट इज इंडेमनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस। अब देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास वर्कर हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, या ये जो भी क्लिनिक हॉस्पिटल कुछ है 10 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसकी सैलरी 21,000 से कम है, तो इसको तो मौज है, ईएसआईसी का हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ईएसआईसी हॉस्पिटल में जाके फ्री ट्रीटमेंट है। जो भारत के 10 करोड़ एकदम गरीब लोग हैं, 10 करोड़ गरीब फैमिली है, सरकार ने कहा देखो तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई फीस नहीं है, तुमको सीधा ही 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, जो आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये दोनों जो स्कीम है, जन आरोग्य योजना और ये ईएसआईसी, ये क्या है, इंडेमनिटी बेस्ड है, कि जितना बिल आया उतना भरपाई होगी, आंख बंद करके 50 लाख रुपए वो नहीं देते। तो बोथ आर इंडेमनिटी बेस्ड स्कीम्स। अब इसके अलावा बाकी जो गरीब लोग नहीं है, जो मिडिल क्लास है, अमीर है, उसके लिए क्या, तो उसे खुद के पैसों से इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होगी, हेल्थ इंश्योरेंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखिए, पहले मनमोहन सिंह के जमाने में थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, उसमें भी गरीबों को फ्री हेल्थ इंश्योरेंस था, पर तकलीफ थी कि मैक्सिमम वो 30,000 रुपए तक का बिल ही कवर करते थे एक साल में, और एक गरीब फैमिली में मैक्सिमम 5 लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता था। तो छठा सातवां है तो उसको कवरेज नहीं मिलेगा। तो ये थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर मोदी सरकार ने कहा इसको हम बंद करते हैं, इसकी जगह आपसे क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 से। इसमें ये सब गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो एक तो ये बात हुई। अब मान लीजिए वो गरीब फैमिली में 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 25 लोग हैं, कोई लिमिट नहीं, जितने हैं सब लोगों को कवर करेंगे। अब किसी फैमिली में ऐसा हो कि मान लो 5 लोग तो हैं, पर छठा है वो सीनियर सिटीजन है जिसकी एज 70 या उससे ज्यादा है, तो जो 5 लोग हैं उसको तो 5 लाख का कोटा मिला, ये जो छठा है सीनियर सिटीजन उसको 5 लाख का एक्स्ट्रा कोटा मिलेगा। तो इनके पास कितना 10 लाख का कोटा हो जाएगा, जिसमें 5 लाख एक्सक्लूसिवली वो सीनियर सिटीजन आदमी के लिए है, अगर वो गरीब है तो। अब यहाँ कितनी फैमिली को कवर किया जा रहा है वो याद रखना है। गाँव में 8 करोड़ गरीब फैमिली, शहरों में 2 करोड़ गरीब फैमिली, तो 10 करोड़ फैमिली। और सरकार क्या सोचती है, हर एक फैमिली में 5 लोग तो होंगे, तो 50 करोड़ लोगों को हम तो कवर कर रहे हैं। अब ये हुई
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये इंप्लीमेंट कैसे होती है उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री का नीचे गवर्निंग बॉडी है, उसके नीचे एक संस्था है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एनएच, जैसा ये कि आईआईटी वगैरह का जो भी एनटी नाम की संस्था है, नीट या जो भी एग्जाम देने के लिए ऐसा इधर अलग संस्था कर दी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसका एक बॉस होता है, उसको हम कहेंगे सीईओ। उसके नीचे सब अलग अलग स्टेट्स की खुद की स्टेट हेल्थ एजेंसी होती है। इसके नीचे सारे हॉस्पिटल होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल भी हो सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। मतलब मान लो अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, मैक्स केयर, ये लोग भी जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। तो कोई गरीब आदमी उधर ट्रीटमेंट कराएगा तो भारत सरकार उसको अपोलो हॉस्पिटल वाले को पैसा देगी। अभी आयुष्मान भारत है वो काम कैसे करता है, असल में एक ये बड़ी योजना है, उसके दो कंपोनेंट थे। एक कि गांव में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है उसको हम अपग्रेड करेंगे, और दूसरा जो योजना है वो ये कि हेल्थ इंश्योरेंस सबको 5 लाख का देंगे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब इसके पहले जो योजना थी मैंने आपको बताया उनको बंद किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वो 30,000 रुपए देते थे, 5 लोग ही कवर होते थे। ऐसे एक सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, सरकार ने बोला वो सब बंद। उसके जो बेनिफिशियरी थे उनको इधर सब्स्यूम कर लेते हैं और ये नई योजना लॉन्च करते हैं। तो एक तो हॉस्पिटल अपग्रेड हो गया, वो तो मैंने आपको बताया, और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम। तो आयुष्मान भारत के नीचे ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। अब पहले इसका नाम था नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन स्कीम, फिर लगा ये इलेक्शन में बोलते हैं किसी को समझ नहीं आता, तो आसान रखते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, पीएम जय। अब ये जो पीएम जय है उसका फीचर क्या है कि सरकार ने 2011 में एक सर्वे किया, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एसईडब्ल्यूसी, उसके बारे में छठे पिलर में देखेंगे। तो उसमें सर्वे आपको पूछा, अच्छा तुम सरकारी नौकरी करते हो, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, महीने का 10,000 से कम कमाते हो, ऐसे अलग अलग सवाल पूछ के वो आपको गरीब है ऐसा क्लासिफाई करेगा। तो गांव में ऐसे 8 करोड़ गरीब फैमिली, शहरों में ऐसे 2 करोड़ गरीब फैमिली, तो 10 करोड़ गरीब फैमिली को कवर किया जा रहा है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, जीरो से लेके जो भी वो कौन मिंटा देवी 124 साल के सबको कवर करता है। फैमिली की कोई साइज लिमिट नहीं है, 5 लोग या 25 लोग सबको कवर करता है, और पूरी फैमिली को 5 लाख का कवरेज मिलता है। हालांकि उसमें कोई सीनियर सिटीजन दादा हो या दादी हो 70 ऊपर वाले तो उसका 5 लाख का एक्स्ट्रा कोटा मिलता है। यहाँ तक तो चल रहा था। फिर 2024 में इन्होंने रिफॉर्म लिया कि देखो नॉर्मली ये सब किसके लिए, गरीब के लिए है। तो अमिताभ बच्चन तो गरीब नहीं है, 70 से ऊपर उम्र है, लेकिन सभी सीनियर सिटीजन जो 70 या उससे ऊपर के हैं, भले वो अमीर है, उन सबको भी हम 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस फ्री में देंगे। तो नाउ इवन द रिच सीनियर सिटीजन आर कवर्ड अंडर दिस फ्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, अगर वो 70 या उससे ऊपर का है। अमिताभ बच्चन भी कवर्ड है। अभी जन आरोग्य योजना के एंटाइटलमेंट क्या है, ठीक है, आपको नॉर्मल बुखार सर्दी कुछ हो गया तो वो तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाओ, फ्री में आपको दवा मिलेगी, तो वो सब कवर्ड नहीं है, वो तो फ्री है। उसके अबव एंड बियॉन्ड आपको ब्लॉक या तहसील या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में जाना पड़े, सेकेंडरी हॉस्पिटलाइजेशन, या फिर आपको एम्स या आईसीयू या टाटा कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े, टर्शियरी हॉस्पिटलाइजेशन, तब जो खर्चा आता है, मान लो 1 लाख का बिल आ गया, 2 लाख का बिल आ गया, तो उसमें हर साल अप टू 5 लाख रुपीस कवरेज है। ऑल पब्लिक हॉस्पिटल कवर्ड, यस, एंड स्टेट गवर्नमेंट एमपैनल प्राइवेट हॉस्पिटल आल्सो कवर्ड। मतलब अगर राज्य सरकार ये कहे कि हम अपोलो को भी एमपैनल करते हैं, मैक्सिस 40 सबको करते हैं, तो वहां पर भी ट्रीटमेंट करा लो, आपको फ्री में सब मिलेगा। ऑल प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड, मतलब मान लो कोई गरीब आदमी विमल गुटखा खा के उसको कैंसर हो गया था, नॉर्मली जो प्राइवेट इंश्योरेंस पॉलिसी होती है आईसीआईसीआई एचडीएफसी वगैरह का, वो कहते हैं तुमको पहले से कैंसर है, इसको कवर नहीं करेंगे, बाकी तुमको हार्ट अटैक आए तो बोलना उसका पैसा देंगे। और यहाँ ऐसा नहीं, तुम मौज करो, विमल खा के मुंह का कैंसर हो गया, देसी दारू पी के तुमको लीवर खराब हो गया, नो प्रॉब्लम, सब कुछ फ्री में कवर है। दूसरा प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कि आपको एम्बुलेंस में लाने ले जाने का खर्चा ये भी कवर है, दवाई का खर्चा ये भी कवर है, सब कुछ कैशलेस है, पेपरलेस है। वैसी बात है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों का क्या होता है कि मुझे 1 लाख का बिल आए तो मैंने पहले अपोलो हॉस्पिटल को 1 लाख देने होंगे, फिर मैं आईसीआईसीआई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को बिल दूंगा, फिर वो मुझे 1 लाख वापस करेगा। इधर ऐसा कुछ है नहीं, मुझे पैसा देना ही नहीं है कि जो वापस रिइंबर्समेंट में मैं क्लेम करूँ, नो, डायरेक्टली सरकार और वो सारी हॉस्पिटल वाले आपस में समझ लेंगे, गरीब आदमी ने 1 रुपया नहीं देना है, पेपरलेस है सब, कोई कागज भी नहीं दिखाना है। अब असल में कागज तो दिखाना है, जो भी बेनिफिशियरी है उसको अब एक गोल्डन कार्ड दिया जाता है तो वो दिखाएगा, बट बियॉन्ड दैट मतलब आपको कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट जैसा मगजमारी कम है। सारा जो काम होता है उसका ऑनलाइन पोर्टल है, नीति आयोग ने वो पार्टनरशिप में बनाया है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, मतलब समझो किसी को एचआईवी हो गया तो ढिंडोरा पीट के फोटो नहीं डालेंगे, देखो ये एचआईवी हुआ था, इसको भी हमने 5 लाख रुपए दिए। फ्यूचर में सरकार ये सोच रही है कि आधार कार्ड के साथ इतना स्मूथ इंटीग्रेशन कर दें कि आपको कोई गोल्डन कार्ड की भी जरूरत नहीं, आप सीधा मुंह उठा के चले जाओ, आधार कार्ड नंबर बोल दो और बोल दिया अच्छा तुम गरीब हो, लेट जाओ, 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है। तो दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसकी कुछ सब स्कीम्स है, देखिए आयुष्मान भारत एक तो हॉस्पिटल अपग्रेड कर दिया, दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक नहीं इसमें अनेक कंपोनेंट्स है। पूरे भारत के लिए क्या है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लेकिन उसमें सिर्फ गरीबों को कवर करते थे। हालांकि अभी क्या रिफॉर्म लिया कि सीनियर सिटीजन अमिताभ बच्चन जैसे जो गरीब नहीं है उनको भी कवर करेंगे, 70 से ऊपर वालों को, तो ये कंपोनेंट हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीएमसी हज स्कीम जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नीचे है, इसमें बोला ऑल रेसिडेंट्स कवर्ड, इसका मतलब जम्मू कश्मीर में रहने वाले सभी अमीर गरीब लोग को कवर किया जाएगा फ्री में। तीसरा इन्होंने बोला आयुष्मान सीएपीएफ, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो है, आसाम राइफल्स बल, बीएसएफ, सशस्त्र सीमा बल, ये सबको कवर किया जाएगा। ये लिस्ट है, अभी जो लिस्ट है इसको देख के भी कुछ लोग वकील बन जाते हैं कि देखो ये जो एनएसजी कमांडो है ये तो आर्मी से ऐसा आता है, तो ये सब इकट्ठा टाइगर और जेम्स बॉन्ड टाइप का है, तो उन सबको मेरा बस इतना कहना है भाई, पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में लिखा है कि ये सब लोग को कवर होगा। उसके पीछे वो आर्मी का है कि सेंट्रल आर्म पुलिस का वो पंचायत मैं करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि पीआईबी के हिसाब से आंसर की बनेगी तो ऐसी बनेगी। कम पीपल अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, इकोनॉमी जटिल है ही नहीं, फिर कंप्लेन का मेरा स्कोर नहीं बन रहा है। स्कोर कैसे बनेगा जब आपने सोचा मुझे आईएएस नहीं बनना, मुझे वकील बनना है। नाउ फंडिंग और इंप्लीमेंटेशन, देखिए फंडिंग में ऐसा है, ऊपर हेल्थ मिनिस्टर का गवर्निंग बॉडी, उसके नीचे ये संस्था बना दी जैसे आईआईटी नीट एग्जाम की एनटीए बनाई, ऐसा कुछ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, उसका सीईओ, उसके नीचे स्टेट हेल्थ एजेंसी, उसके नीचे सब सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब इस नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को हम समझते हैं, ये मिनिस्ट्री के नीचे क्या डिपार्टमेंट है, नहीं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, नहीं रजिस्टर्ड कंपनी है, नहीं, ये एक जात की अटैच्ड ऑफिस है, मतलब कानून से नहीं बनी, बस सरकार ने गजट नोटिफिकेशन बोला ये अटैच्ड ऑफिस है। अटैच्ड ऑफिस का क्या मतलब है कि नॉर्मल डिपार्टमेंट से ज्यादा इसको छूट होती है, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, कि मान लो नॉर्मल डिपार्टमेंट ये कहे कि मुझे क्लर्क की भर्ती करनी है तो खुद से नहीं कर सकता, उसने एसएससी सीजीएल को सब लिखना पड़ेगा, फिर उसका सब नोटिफिकेशन आएगा, या उसमें ग्रुप डी का भर्ती है तो उसका अलग एग्जाम लिया जाएगा। तो डिपार्टमेंट्स आर नॉट हैविंग दैट इंडिपेंडेंस कि खुद से रिक्रूटमेंट करे। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का ऐसा है खुद से रिक्रूटमेंट कर सकती है कि हमको जरूरत है मान लो जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो हम सीधा उसमें कहेंगे कि तुमको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सीधा तुम्हें मान लो 10 लाख का पैकेज देंगे। तो नॉर्मल जो भी पे स्केल होते हैं या सरकारी नियम होते हैं सैलरीज के, वो सब इसको लागू नहीं होते। तो ये मोर इंडिपेंडेंस देन नॉर्मल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, वो सिर्फ आखिर में अपना रिपोर्ट भेज देगा मंत्रालय को, हर छोटी चीज के लिए इसको मिनिस्टर के हाथ पे नहीं जोड़ने होते, परमिशन नहीं लेनी होती। तो ये होगा इंप्लीमेंटेशन। ना फंडिंग, फंडिंग में ऐसा है कि जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, फुल स्टेट, मतलब आर्टिकल 370 रिमूव होने के पहले, तब जो भी योजना थी उसमें प्रकार ऐसे थे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिमालयन स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, बाद में तेलंगाना भी इसमें ऐड हुआ, तेलंगाना का जो विभाजन हुआ उसके कानून में लिखा इस कारण। तो ये सब ऐसे स्टेट है कि उसमें यूनियन 90 देगा, मान लो स्कीम का 100 रुपये खर्चा है और स्टेट 10 रुपये निकालेगा, 90-10 रेशियो था। बाकी जो अन्य स्टेट है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, सब
जो स्पेशल कैटेगरी है उनको बोला 60-40, कोई योजना का 100 रुपया खर्च है तो यूनियन 60 देगा, बाकी 40 स्टेट गवर्नमेंट ने निकालना है। एंड लास्ट यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह, तो उसका सारा खर्चा यूनियन उठाएगी। व्हाट अबाउट दिल्ली, पुडुचेरी, ये तो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, मतलब वहां पर सीएम होता है, सीएम है तो भाई भरो पैसा, तो 60-40 रेशो चलेगा। ये पहले था जब जम्मू कश्मीर फुल स्टेट था, फिर 370 को हटा दिया। तो अब जम्मू कश्मीर का विभाजन कैसे हुआ कि जम्मू कश्मीर दिल्ली जैसा हो गया, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेशन की, जहां पर सीएम होगा। तो उनको बोला अब तुम 90-10 वाला नहीं मिलेगा, तुम्हें 60-40 वाला है। और लद्दाख को अलग बोल दिया यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, वहां सीएम नहीं होगा, सीधा यूनियन काम देखेगी, तो लद्दाख का सारा पैसा केंद्र सरकार उठाएगी। तो ये सब चल रहा था। अब स्वाभाविक है ये चलेगा तो जम्मू कश्मीर नाराज हो जाएगा, वहाँ के पॉलिटिशियन नाराज हो जाएंगे कि देखो पहले तो 90% केंद्र सरकार देती थी, 10% हमको देना पड़ता। अब आपने एक तो हमको राज्य का दर्जा भी ले लिया, आप बोले तुम स्कीम का ज्यादा पैसा भी तुम कंट्रीब्यूट करो, तो ये सब गलत हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो केंद्र सरकार ये सोच रही है कि एक चौथी कैटेगरी बनाते हैं, हिल यूनियन टेरिटरी। और हिल यूनियन टेरिटरी में पहाड़ी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख इनको डाल देंगे, और इनका फिर बोल देंगे तुम्हारा 90-10 है या 100 है, ऐसा कभी कुछ होगा। अभी नहीं हुआ, जिस दिन होगा उस दिन समझेंगे। योजना का पैसा कहाँ से आता है? आप कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं उस पर लगती है कस्टम्स ड्यूटी, सीमा शुल्क, उसके बारे में सेकंड पिलर बजट में देखेंगे। तो आपने इंपोर्टेड कोई एक्सरे मशीन या कुछ मंगवाया तो उस पर सब टैक्स लगेंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह, उस पर कुछ से सरचार्ज वगैरह लगेंगे, वहाँ से कुछ पैसा भारत सरकार लाएगी, मान लो 10 रुपये। फिर टाटा को कहा जाए आप भी 10 रुपये दे दो, फिर 20 रुपये के हम हॉस्पिटल बनाते हैं, तो ये क्या होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब ऐसे हॉस्पिटल कहाँ बनेंगे, सारे भारत में नहीं बनेंगे, जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसको नीति आयोग ने कहा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल बनेंगे, ताकि गरीब लोग समझो वहाँ जाके ट्रीटमेंट करा सके। वरना सरकार के 5 लाख का इंश्योरेंस है, डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल नहीं तो कहाँ से वो ट्रीटमेंट कराएगा। तो दैट इज जन आरोग्य योजना। चैलेंज क्या है, वेस्ट बंगाल ने इंप्लीमेंट ही नहीं किया कि तुम बोले 60-40 रेशो में स्टेट पैसा दे, और इसमें नाम लिखा गया प्राइम मिनिस्टर का, तुमको कबूल नहीं है, फंडिंग सफिशिएंट नहीं है। जितना लोग बीमार आते हैं उसके सामने मान लो 100 करोड़ चाहिए, तो भारत सरकार क्या कहती है 50 करोड़ में कर लो, स्टेट गवर्नमेंट वाला भी मान लो 40 दे रहा है, तो भी पूरा पैसा नहीं आता। इसलिए कई बार गरीब की सर्जरी करने से हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं, कुछ बार जरूरत नहीं हो तो भी जबरदस्ती का सर्जरी कर देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, डॉक्टर कम है, हॉस्पिटल कम है, क्या ये सब मीन्स के मुद्दे, तो मीन्स के लेक्चर में 28 अगस्त से आगे समझना शुरू करेंगे। तो वी आर डन विद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके बाद आता है फसल बीमा योजना एंड अदर स्कीम्स। लेकिन एक और ब्रेक लेते हैं, पर ब्रेक से पहले मैं आपको एक सिंपल स्कीम बताता हूँ, तो आप उसके एमसीक्यू पे विचार करिएगा। मतलब अभी फसल बीमा, कार इंश्योरेंस, ये सब बाकी है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के साइबर इंश्योरेंस में बताता हूँ, उसका ब्रेक में आप सवाल सॉल्व करना। साइबर इंश्योरेंस आप समझते हैं कि मान लो मैंने 1400 की ऐसी पॉलिसी ली एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस से, और उन्होंने कहा 50,000 तुम्हारा कवर्ड है। मतलब मेरा कंप्यूटर हैक हो गया, बग हो गया, एरर, स्पैम, स्टोरेज, फिशिंग, कोई भी मतलब कांड हो गया, तो 50,000 तक का मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस करेगा। तो आप समझते हैं साइबर इंश्योरेंस है ये, साइबर क्राइम के खिलाफ। तो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा कि साइबर इंश्योरेंस में आपको क्या क्या मिलता है, आप इस पर सोचिए, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी विल सॉल्व दिस। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्र, आपको क्या लगता है साइबर इंश्योरेंस में क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगा? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट।
चिन्मय, जसप्रीत, अभय, मिहिर, इम्तियाज, राणा, अभिषेक, कमल, लीना, अवनी, प्रद्युमन, मोहित, रोहित, सृष्टि, एस कुमार, अमित सिंह, अनन्या, प्रियांशु, अभिषेक, गोपी किशन, रोहित, ज्योति, साध्वी, साक्षी, केतन, राज प्रताप, मेघा, भाविका, देवी, रूही, आर्या, दर्शन, आस्था, गौरव, प्रांजल, दीक्षा, अंकित, ईशा, मुक्ता, रोशन, अनिका, सलोनी, सोनल, यश, कानन, ईश्वर, रंजन, विकास, दीपक, साक्षी, नीलांशु, अंजनी, प्रशांत, हमजा, अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए, अगर कोई मालवेयर वायरस में डैमेज हो गया तो उसका पैसा वो देगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस हिसाब से तो ये भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ अ न्यू कंप्यूटर इफ मिसकरंट विलफुली डैमेजेस, मतलब कोई बदमाश हथौड़ा मार के आपका कंप्यूटर तोड़ दे तो 50,000 मिलेंगे कि नहीं, ये सेकंड स्टेटमेंट है। इसमें मृणाल, विजन आईएएस, इनसाइट ऑन इंडिया, दृष्टि आईएएस, इनका ये कहना था नहीं, इस केस में नहीं मिलेगा क्योंकि साइबर इंश्योरेंस मतलब साइबर डिजिटल ऑनलाइन क्लाउड मालवेयर इसके साथ जुड़ा है, कोई हथौड़ा मार के पैसा दे तो इसका तो नहीं मिलेगा। जबकि शंकर आईएएस और आईएएस बाबा का ये कहना नहीं मिलेगा, तो उनके हिसाब से डी आंसर बन रहा था, हमारे हिसाब से बी आंसर बन रहा था। फिर ऑफिशियल आंसर की 1 साल बाद आई, तो ऑफिशियल आंसर की ने कहा बी इज करेक्ट। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट मतलब रॉन्ग है कि कोई हथौड़ा मार के तोड़ दे तो उसका कोई पैसा नहीं, बाकी चीजों का मिलेगा 1, 3 और 4 का। तो द आंसर इज बी। टफ क्वेश्चन है, इसका कारण साइबर इंश्योरेंस का इतना बुक में दिया ही नहीं है, और इन्होंने जो पूछा ये भी ऐसा है कि कोई न्यूज़पेपर में भी इतनी सारी पूरी बातें नहीं थी। ये तो आप कोई एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाओ, उसका डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, अब उसमें भी पूरा तो सब लिखा नहीं होता, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो नहीं देने वाले उसके बारे में क्लियरली मेंशन नहीं करेंगे, तो इंटरप्रिटेशन पर सब था। सो टफ क्वेश्चन, मैक्सिमम 50-50 भी करना मुश्किल, क्योंकि तो अब वो तो इसी कारण मैंने आपको बताया कि मान लो 15-18 सवाल हैं, तो 10 हो गए बहुत, खींचे 12 हो गए तो बहुत है, उससे ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। अभी मुझे गूगल फॉर्म में किसी ने पूछा बस सिर्फ 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मतलब आपको क्या मतलब आप क्या चाहते हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? लक्ष्मीकांत से कितने 10 मैक्सिमम 12, फिर कुछ तो ऐसा होता है वो सारे सवाल के स्टेटमेंट उसमें नहीं होते कि मान लो उसने पूछा लोकपाल का क्या है तो उसका एज उसमें नहीं दिया हो और एज के बारे में पूछा हो या मैक्सिमम टेन्योर के बारे में पूछा हो, तो कोई एक सब्जेक्ट क्या है वो इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है आपके ज्योग्राफी एनवायरमेंट में, तो 20-25 सवाल होते हैं भाई, फिर आप सारे क्या सॉल्व कर पाते हो? आयो सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी सब दिया होता है भाई, वो 4 स्टेटमेंट में से 3 एनसीईआरटी चौथा बार का पूछा, वो सारा आपका ज्ञान मांगता है, तो इसलिए हल्के मत लीजिए। 10 क्वेश्चन इज नॉट अ सिंपल थिंग, बड़ी चीज है वो। कट ऑफ 200 मार्क होता है, आप कहते हैं छोटी चीज है, कट ऑफ होता है क्या 80-90 मार्क्स, देन 10 क्वेश्चन मींस 20 मार्क्स इज अ बिग थिंग। अभी ये जो वापस आते हैं हम कि जस्ट अ मिनट, जनरल इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री जनरल योजना देखिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। अभी फसल बीमा समझते हैं, फसल बीमा क्या है कि फार्मर ने मान लो 2 रुपए दिए, सरकार ने 98 रुपए दिए, 100 रुपए के इंश्योरेंस कंपनी को, फिर उसमें शेयर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हुआ, फिर इसकी फसल क्रॉप डैमेज हो गया तो इसको जो भी मान लो 5,000 रुपए मिलेंगे, दैट इज फसल बीमा। तो जनरल इंश्योरेंस सब टॉपिक क्रॉप इंश्योरेंस, इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट भी और किसान भी दोनों मिलकर थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरते हैं, और फिर अगर फसल बर्बाद हुई तो किसान को पैसा मिलेगा। इफ देयर इज नो क्रॉप लॉस देन देयर इज नो पेमेंट, तो फिर तुम्हारा प्रीमियम भी गया 2 रुपए जो भरा था और 5,000 भी तुमको नहीं मिलेंगे। अब ऐसे 2016 में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके एंटाइटलमेंट क्या है? पहला, अलग अलग प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी, साइक्लोन, सुनामी सबसे बचाता है। बिफोर द सॉइंग मतलब बीजारोपण, आपने सीड आपको डालना था, अपन बिहार में इतना सारा कोसी नदी में फ्लड आ गया कि आप बीज भी नहीं डाल पाए, सीड भी प्लांट नहीं कर सके, तो भी आपको पैसा मिलेगा। ड्यूरिंग द क्रॉपिंग आपने फसल लगाई थी, बाढ़ में बह गई तो भी पैसा मिलेगा। आफ्टर द हार्वेस्ट फसल आपने काट के टेम्पो ट्रक में भरी थी, फिर वापस से नदी में बाढ़ आ गई, सब बह गया, तो भी आपको पैसा मिलेगा। सो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर हार्वेस्ट यू गेट दी मनी। यस, तो कैलेमिटी से बचाता है। पेस्ट और डिजीज, राजस्थान में टीडीओ का मतलब लोकस्ट अटैक हो गया, हाँ तो उसमें भी कवरेज है। अब इसका फॉर्म किधर मिलेगा? फॉर्म ऐसे मिलेगा कि एक तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है, बाकी सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसके अलावा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस वगैरह है, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियां भी है जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, उधर से भी आप फॉर्म खरीद सकते हैं। आपका ये क्यों आ गया भाई? मैंने आपको बताया जैसे बैंकों पर पीएसएल कोटा है, ऐसा इंश्योरेंस कंपनी पे तुमने गांव वालों को मिनिमम मान लो 10,000 पॉलिसी बेचनी है तो उसको अपने कोटे कंप्लीट करने का आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि इंश्योरेंस कंपनी का अलग रजिस्ट्रेशन है वो भी इसमें आ जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार नहीं चाहती कि लोग आपस में कम्पीट करें, तो बांट दिया है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की तरह कि एक डिस्ट्रिक्ट में या एक इलाके के अंदर सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी को अलॉट करेंगे कि तुम ही बेचना, बाकी कोई कंपनियां नहीं बेचेगी। प्रश्न, प्रीमियम या फीस कौन भरेगा? मान लीजिए खरीफ, वो क्रॉपिंग सीजन, रबी खरीफ जायद क्या है ज्योग्राफी में समझ लेना। खरीफ में आपको गेहूं, वीट या कोई भी फूड ग्रेन लगाना है, इन्होंने कहा कि तुम्हें 1 हेक्टर के लिए 100 रुपए प्रीमियम भरना है और फसल बर्बाद हुई मान लो 50,000 देंगे, तो 100 रुपए प्रीमियम फी भर दी, इसमें किसान ने कितना 2 रुपए भरना है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने 49 भरना था, यूनियन ने 49 भरना था, तो पहले क्या दोनों को इक्वल भरना था। अब ये जो मैंने आपको बताया कि फार्मर सिर्फ 2% भरेगा, ये खरीफ फूड और ऑयल सीड क्रॉप के लिए था। रबी या विंटर क्रॉप में अलग प्रीमियम 1.5, आपको बाकी हॉर्टिकल्चर या कमर्शियल क्रॉप जैसे जूट, शुगर केन, टोमेटो, वेजिटेबल, तो उसमें फार्मर ने 5% भरना था, बाकी सब सरकार देख लेती थी। ये चल रहा था। फिर यूनियन ने क्या सोचा कि ये इक्वल नहीं रखना, कि हम भी 49 दे और स्टेट भी 49 दे, ऐसा नहीं, स्टेट पे ज्यादा जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो फिर ऐसा किया कि डिपेंड करता है कौन सा क्रॉप है और कौन सा जमीन है, सिंचाई वाला है, नॉर्थ ईस्ट का क्या है, स्टेट के इससे कि तुम 68 भरो, यूनियन सिर्फ 30 भरेगा, फार्मर सिर्फ 2 रुपए भरे, डिपेंड करता है अलग अलग क्रॉप के अलग अलग परसेंटेज, एग्जैक्ट लोड नहीं लेना है करके यूनियन ने अपनी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दी। एग्जैक्ट नंबर सारे याद नहीं रखने। सफिशिएंट नो दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स। अब सरकार ने जब ये स्कीम लॉन्च की तो भी फार्मर तो ये सोचेगा मैं 2 रुपए भी क्यों भरूं, मुझे नहीं लेनी है स्कीम। तो सरकार ने एक रूल बनाया कि देखो तुम अगर बैंक में लोन लेने जाओगे, फार्म लोन लेने जाओगे, तो हमने बैंकर को बोल दिया तुम्हारा बैंक लोन अप्रूव नहीं करे जब तक तुम ये जबरदस्ती का फसल बीमा स्कीम ज्वाइन नहीं करते, 2 रुपए नहीं भरते। तो पहले ये सब टाइट किया, फिर तकलीफ ये हुई कि किसानों ने जबरदस्ती स्कीम का पैसा भी दिया, क्रॉप इंश्योरेंस भी खरीदा फसल बीमा का, लेकिन जब असल में साइक्लोन सुनामी आया तो ये कंपनी वाले पैसे नहीं देते, तो किसान नाराज हो गए, फिर इलेक्शन आए तो और धमाल हुई। तो सरकार ने कहा नहीं, वॉलंटरी जबरदस्ती नहीं है, तुमको ठीक लगे तो फसल बीमा का प्रीमियम भरो, नहीं ठीक लगे तो मत ज्वाइन करो, तुम्हारे बैंक लोन के साथ इसका भी रिश्ता हमने कनेक्ट नहीं रखा है, तुम्हारा बैंक लोन फिर भी पास हो जाएगा इवन इफ यू डू नॉट टेक दिस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो फसल बीमा, इसके बाद बहुत सारी जनरल इंश्योरेंस की स्कीम है, एक एक दो लाइन में समझनी है। देखिए, मान लीजिए बिहार में कोसी नदी में बाढ़ आ गई और सब बह गया, तो क्रॉप इंश्योरेंस तो फसल बीमा है करेक्ट, और किसान का मेरा तो घर भी चला गया, मेरा तो गाय भैंस भी चले गए, तो फिर कौन पैसा देगा? उसके लिए यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट सारा पैसा उसको देगी टैक्स पेयर के पैसों से। तो इसमें काफी सारा बर्डन सरकार पे आ जाता है एक्स्ट्रा। तो सरकार ने ये सोचा कि हम क्यों ना मान लो पूरे बिहार का एक अलग से फ्लड्स के खिलाफ कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस ले लें, कि हम सारा पैसा भर देंगे जो भी आईसीआईसीआई किसी को, फिर अगर पूरे बिहार में जो भी फ्लड आ गया तो फिर जितना फसल भी बर्बाद हुआ, कैटल भी गया, घर भी गया, सारा पैसा आईसीआईसीआई देख ले। तो ऐसा कैटास्ट्रॉफी इंश्योरेंस लॉन्च करने का सरकार सोच रही है, अभी तक हुआ नहीं है। तो ये एक चीज है। बाकी दूसरी चीज क्या थी? कैट बॉन्ड्स, वो अलग था, वो पिलर 1C में हमने पढ़ा था, खिचड़ी मत करना, वो भी भारत में तो अभी नहीं है, वो तो अमेरिकन सिस्टम है, भारत में तो भविष्य में कभी आएगा।
मान लो साइरस पूना वाला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ये कोविशील्ड वैक्सीन बनाया, तो डे 1 को तो सबको नहीं देंगे, पहले ट्रायल चलेंगे 100 पेशेंट पे। अब एक ने बोला देखो तुम्हारी वैक्सीन से मेरे ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो तुम मुझे 500 करोड़ रुपए दो। ये सैड इमोजी किसका है? फार्मा कंपनी का। तो उसके लॉस की भरपाई कौन करे? इंश्योरेंस कंपनी करे। तो ऐसा होता है क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस की। फार्मा कंपनी ने कुछ दवाई का परीक्षण किया, मरीज मर गया, बीमार हो गया, उसने दवा ठोक दिया, जो भी केस है और जो भी कॉम्पेंसेशन है वो इंश्योरेंस कंपनी देखेगी। फिर भारत गृह रक्षा, सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा, लघु उद्यम सुरक्षा, तो नाम से सीधे क्या होम इंश्योरेंस है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, घर में फैक्ट्री में आग लगा उसकी बात है। फिर प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, मान लो आपका आपने होम इंश्योरेंस लिया और आपका जो मेन फ्रंट डोर है वो 5,000 रुपये का मान लो है और पूरा घर आपका 5 करोड़ का है। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आया, तो इंस्पेक्टर आगे पहले मतलब इंश्योरेंस कंपनी का इंस्पेक्टर है वो आके चेक करेगा कि अच्छा अर्थक्वेक था बराबर, पर क्या तुम्हारा पूरा घर टूट गया या सिर्फ ये मकान का दरवाजा टूटा है, तो उस हिसाब से आपको कॉम्पेंसेशन देंगे। और स्वाभाविक है इसमें बहुत सारा लिटिगेशन हो सकता है, मुकदमेबाजी, कि वो कहने मेरा ऊपर छत का भी इतना क्रैक आ गया, इंस्पेक्टर कहने वो तो क्रैक तो इतना भी जोरदार नहीं कि उसका एक्स्ट्रा पैसा मिले। तो देयर विल बी लॉट ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स इन दी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो अमेरिका यूरोप में सिस्टम कैसा है कि इंस्पेक्टर चेक करने नहीं आएगा, वो ऐसा कि उन्होंने सीधा लिख दिया कि अच्छा तुम्हारा मकान कितना है, मान लो 40 लाख का है, तो अगर 9 रिचर स्केल का भूकंप आया तो फिर तो पूरा टूट ही जाएगा, तो हम तुम्हें 40 लाख देंगे। फिर टूटा या नहीं टूटा वो चेक करने नहीं आएंगे, नहीं टूटा और फिर भी आपको 40 लाख मिल जाएंगे, डिपेंड करता है भगवान की कितनी आपके ऊपर मेहरबानी है, कितना आप लकी है। उसी तरह अच्छा 7 रिचर स्केल का है तो तुम्हारा आधा ही मकान टूटेगा या थोड़ा डैमेज होगा, तो हम सिर्फ 15 लाख रुपीस देंगे। वी विल नॉट सेंड आवर ऑफिसर्स टू चेक इट कि असल में तुम्हारा खिड़की दरवाजा कितना टूटा है। तो ऐसे इंश्योरेंस को क्या कहें? पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, कि कोई एक मैथमेटिकल इंडिकेटर या स्केल आप पकड़ लेते हैं और उसके साथ इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन को आप लिंक कर देते हैं, उसे कहा जाए पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। ये भी अभी लॉन्च नहीं हुआ, आईआरडीआई संस्था इसके बारे में सोच रही है। मान लीजिए ये एक एक्सपोर्टर है जो आसाम के चाय खरीदता है और अमेरिका यूरोप में एक्सपोर्ट करता है। अब इसने एसबीआई से लोन लिया 100 रुपए का, और मान लीजिए वो 100 रुपए का लोन नहीं चुका पा रहा है क्योंकि इसने जो एक्सपोर्ट किया था वो कंटेनर कार्गो उसको मान लो यमन के हाउथी रेबल्स ने डुबो दिया, या किसी और कारण से उसने चाय भेजी थी ब्रिटेन में, वो कार्गो असाइनमेंट कैंसिल हो गया, व्हाटएवर। तो दिस जेंटलमैन, दिस टी एक्सपोर्टर, वो 100 रुपए का लोन वापस नहीं कर पाएगा। तब क्या, एक संस्था है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ईसीजीसी, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के नीचे काम करती है, तो वो बेचती है क्रेडिट इंश्योरेंस, निर्विक स्कीम, निर्यात ऋण विकास योजना। वैसा कि एक्सपोर्टर ने मान लो 2 रुपए का फीस भरेगा। अब अगर ये एसबीआई का 100 रुपए का लोन नहीं चुका पाता तो ईसीजीसी एसबीआई के लॉस के 90 रुपीज एसबीआई को देगा, तो ईसीजीसी भी नहीं देगा, अप टू 90% लोन डिफॉल्ट कवरेज दिया जाएगा। तो दैट इज निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, ऋण मतलब ऋण डिटर्जेंट नहीं, ऋण मतलब लोन विकास योजना, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम है ये। अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि भाई ईसीजीसी इसको क्यों नहीं पैसा दे रहा है, बैंकर को क्यों दे रहा है, क्योंकि बैंकर का लॉस है। कुछ लोग कहें बैंकर का लॉस है तो एक्सपोर्टर क्यों भर रहा है, क्योंकि वरना एसबीआई वाला कहेगा कि मैं तेरा एप्लीकेशन पास ही नहीं करूंगा, मैं तुझे लोन ही नहीं दूंगा जब तक तू ये सर्टिफिकेट लेके नहीं आता कि तूने ये स्कीम का फीस भरा है। तो बैंकर में नॉट पास द लोन अंटिल दिस जेंटलमैन टेक्स द क्रेडिट इंश्योरेंस, पहली बात। दूसरा, ये इंश्योरेंस कैसे हुआ, ये तो क्रेडिट गारंटी है, वो तो अलग चीज हुई। तो भाई अब सरकार ने प्रेस रिलीज में ऐसा लिखा है कि दिस इज एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है। वरना यू आर राइट, क्रेडिट गारंटी मतलब क्या लोन डिफॉल्ट हो जाए तो तीसरी संस्था पैसा दे, पर क्या उनको ऐसा लिखना है, ऐसा लिखा। मेंडलेव के केमिस्ट्री टेबल में ब्रोमीन को क्लोरीन के ऊपर लिखा कि नीचे लिखा, उसका क्या कारण है, तो वो तो उसने बताया होगा, पर इधर कोई पूछ नहीं रहा, तो हम पंचायत करने बैठेंगे नहीं कि सरकार ने ऐसा क्यों लिखा है, तो तरीका ही गलत है तैयारी का। जनरल इंश्योरेंस, उसमें सभी व्हीकल ओनर्स ने कंपलसरीली जबरदस्ती जक मार के थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेना होता है। वैसी बात है कि आपने कार खरीदी, उसके ऊपर जो भी मान लो कि 30,000 का तुमको कार इंश्योरेंस लेना है, लीगली कंपलसरी है अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। तो होगा ये कि आपने एक्सीडेंट किया, सामने वो जो भी व्यक्ति था उसका नुकसान हो गया, उसका प्रॉपर्टी या कार का नुकसान हो गया, तो भरपाई कौन करेगा? इंश्योरेंस कंपनी। और इसकी इसमें फीस कौन दे रहा है? आप जो गाड़ी के मालिक है जिसने एक्सीडेंट किया। तो समझो गाड़ी का एक्सीडेंट होता क्या है, कंपलसरी सबने इंश्योरेंस लेना है, फिर एक्सीडेंट हुआ तो फिर नंबर एक्सचेंज करो और जो भी एफआईआर वगैरह, फिर इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले की भरपाई कर देगी। तो कानूनन अनिवार्य है, रिक्वायर्स फॉर द मोटर व्हीकल ऑपरेटर ओनर्स कि आपको ये लेना है। लेकिन इसमें समझो आपको कवर नहीं कर रहा है, सामने वाला विक्टिम है उसको कवरेज मिला, इसलिए इसको बोला गया थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। अब कुछ लोग गिनने बैठते हैं कि थर्ड पार्टी कैसे हो, तुम फर्स्ट पार्टी हो, ये सेकंड पार्टी है, इंश्योरेंस कंपनी तो पार्टी है नहीं, तो मेरे को वकील बन जाना है कि इसको सेकंड पार्टी नहीं और थर्ड पार्टी क्यों कहा। तो भाई आप जिसने किताब लिखी है उसको जाके बोलो कि उसको ऐसा चेंज कर दे, जिसने कानून लिखा है, तो मोटर व्हीकल एक्ट में इसको ऐसे बोला गया है। अननेसेसरी पेनल्टी। मैं कुछ बार देखता हूँ ये क्या क्लास 5 की मेंटालिटी आदमी क्या एग्जाम पास करेगा जब इसका रेस के बोले जैसा फोकस ही नहीं है, उसको डिक्शनरी राइटर बनना है, उसको आईएएस नहीं बनना है। तो दैट इज थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। कुछ सवाल ऐसे वो आने नहीं चाहिए दिमाग में, रेस का घोड़ा बनो तभी एग्जाम पास हो। इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं आईएएस बनने के लिए, फोकस होना जरूरी है, कितना पढ़ा है इतना मुझे रटना है। ये तो चलो प्रीलिम की बात है, आपको मैं मेंस का हिसाब बताऊं। मेंस में किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देखो तुमने क्या पढ़ा, ज्यादातर लोग कोई बुक का नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे मैंने ये कोचिंग का ये पीडीएफ पढ़ा, वो कोचिंग का वो पीडीएफ पढ़ा, वही उनका पूरी स्ट्रेटजी होती है मेंस की। क्यों? वो सब रेस के घोड़े, उनको पता है पूरी दुनिया की सारी किताबें तुम पढ़ नहीं सकते, तो जो मटेरियल है उतना ही रट के जाना है। दूसरे लोग खराब लिखेंगे, मैं कम खराब लिखूंगा, मेरी लिस्ट में मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। दैट इज द सिंपल फिलॉसफी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एनीवेज कमिंग बैक तो थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस सबने लेना है, लेकिन ये आपको कवर नहीं करता, सामने वाले को कवर करता है जिसका एक्सीडेंट में नुकसान हुआ। आपके पास मेरी भी तो ऑडी और बीएमडब्ल्यू कार थी, उसका भी तो शीशा टूट गया, उसका पैसा कौन देगा? तो उसका तुम एक्स्ट्रा इंश्योरेंस लो जिसको आप कहते हैं ओन डैमेज इंश्योरेंस, जिसकी अलग फीस लगती है। तो फिर एक्सीडेंट में आपकी खुद की गाड़ी बर्बाद हुई तो आपको भी पैसा मिलेगा। आगे होता यह है कि कानून तो सबको लेना है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो आपने एक्सीडेंट किया, सामने वाले का सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। अब जब आप गाड़ी पहली बार खरीदते हैं तो जबरदस्ती आपको वो करना ही पड़ेगा, वरना रजिस्ट्रेशन पास नहीं होगा। लेकिन फिर मान लो हर 2 साल हर 5 साल पे रिन्यू कराना है, तो बहुत सारे लोग रिन्यू नहीं कराते। तो फिर अगर एक्सीडेंट हो गया तो उस बेचारे का विक्टिम का तो कोई भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी नहीं, और आपके यहाँ तो कोर्ट में आना तो वो तो चलते रहेगा। तो हाउ टू हेल्प द एक्सीडेंट विक्टिम्स, तो सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया कि भले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवरेज है नहीं है, सरकार खुद से एक्सीडेंट में आपको जो भी विक्टिम है तो 1.5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। पूरे भारत में अभी नहीं हुआ है, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा है, लेकिन चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको सीख और सबक लेते हुए फ्यूचर में सब जगह इसे लागू होगा। मान लो आपकी गाड़ी जो है 15 लाख रुपए की है, तो अभी कार इंश्योरेंस कैसा होता है? थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, जैसे तुम्हारी गाड़ी नहीं आता तुम 30,000 का भरो, इट डजंट केयर कि तुम सेफ ड्राइवर हो, तुम हैवी ड्राइवर हो, नहीं, सबका एक समान रिस्क गिन के वो सबसे एक समान फी लेता है। किन में ऐसा नहीं, किन में ये है कि मान लो कोई सेफ ड्राइवर है, यानी कि उसका कोई ट्रैफिक चलान नहीं है, उसके सामने कोई कार एक्सीडेंट की एफआईआर नहीं है, तो फिर मान लो पहले प्रीमियम था 2000, तो उसका प्रीमियम उसे मांगा जाएगा सिर्फ 1500 की तुम सेफ ड्राइवर हो। कोई रिस्की ड्राइवर है जिसके खिलाफ पहले ट्रैफिक टिकट्स हैं, एफआईआर हुए हैं,
तो उस पर 2000 नॉर्मल रेट नहीं लगा, 5000 कि तुम हेवी ड्राइवर हो, तुम ज्यादा रिस्की हो। तो इस प्रोसेस जहां पर समझो कवरेज एक समान है, कितना मान लो 15 लाख का जो भी XYZ, लेकिन प्रीमियम अलग अलग है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डी टैरिफिकेशन। अब यहाँ टैरिफ मतलब जो ट्रम्प टैक्स लगा रहा है उसकी खिचड़ी मत करना। यहाँ टैरिफ मतलब कानूनी रूप से जो आपको ये यहाँ पे थोपा गया है कि यू हैव टू जबरदस्ती का परचेज द कार इंश्योरेंस, उसके साथ जोड़ के वो बोला गया कि डी टैरिफिकेशन मतलब क्या, सेफ ड्राइवर उस पर कम प्रीमियम लगेगा, हेवी ड्राइवर रिस्की है उस पर ज्यादा प्रीमियम लगेगा। तो ये बहुत ही जोरदार चीज है, भारत में भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। तो बस एक लाइन में याद रखना मामला क्या था। टाइटल इंश्योरेंस, टाइटल मतलब शीर्षक नहीं, टाइटल मतलब डॉक्यूमेंट जिससे आपकी ओनरशिप साबित हो, लीगल डॉक्यूमेंट जिससे आप कहें ये मेरा प्रॉपर्टी बंगला गाड़ी है जो भी। टाइटल डिस्प्यूट कब होगा, ये कोरोना में एक फिल्म आई थी गुलाबो सीताबो, उसमें ऐसा है कि एक मकान है जिसका मालिक बच्चन की बीवी है और ये आयुष्मान खुराना वो किराएदार मतलब रेंट पे रहता है। तो अब बच्चन भी एक फर्जी डॉक्यूमेंट से बीवी से अपने नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, आयुष्मान खुराना भी कोई फर्जी डॉक्यूमेंट से कहता है मैं ही मकान का मालिक हूं, तो डिस्प्यूट हो गया। इसको क्या कहें, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है, टाइटल डिस्प्यूट हो गया। अब ऐसी सिचुएशन में मान लो बिल्डर इनसे ये 5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदे, फिर उधर वो फ्लैट बनाए और आपको बेचे, बाद में केस में पता चले कि इन दोनों में से एक भी उसका मालिक नहीं था, ये तो पूरा डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो प्रोजेक्ट रुक जाएगा। तो बिल्डर का नुकसान सैड इमोजी, होम ओनर्स का नुकसान सैड इमोजी, तो ये सबकी भरपाई कौन करेगा, उसका इंश्योरेंस लेंगे, उसे क्या कहेंगे, उस इंश्योरेंस को हम कहते हैं टाइटल इंश्योरेंस। तो मान लो एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेच रही है, तो बिल्डर ने फी भरनी होगी, फिर अगर ऐसा टाइटल डिस्प्यूट बाद में पता चला कि ग्रीन नहीं और ब्लैक शर्ट वाले की जमीन थी, तुमने गलत आदमी से खरीदी है, तो कोर्ट जो भी ऑर्डर करे, जो भी लॉस हुआ है बिल्डर का नीचे जो घर नया खरीदा उन लोगों का, वो एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस पे करेगा। ये कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे रेरा कानून है, रेरा कानून में बिल्डर ने पहले परमिशन लेनी पड़ती है तभी वो ये डेवलपमेंट चालू कर सकता है। तो रेरा कानून के हिसाब से बिल्डर ने कंपलसरी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि ऐसा टाइटल इंश्योरेंस लेना होता है। जस्ट लाइक मोटर व्हीकल एक्ट में हमने देखा कि थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेना होता है। तो फसल बीमा डन, मिसलेनियस कार वगैरह देख लिया, साइबर इंश्योरेंस ब्रेक के पहले हमने देख लिया, उसका ये विचित्र सवाल ये भी हमने देख लिया जो कहीं पर था ही नहीं उसका जवाब, और थोड़ा मार के तोड़ेगा कि नहीं। थैंकफुली ये जो पिलर 1 दिया इंश्योरेंस वाला, ये सवाल पूछा 2020 मतलब कोरोना साल होगा, उसके बाद आजकल तो इंश्योरेंस का कुछ नहीं पूछा, 2025 पेपर में कुछ भी नहीं पूछा है। आपके तो अगले साल भी नहीं पूछेंगे, पूरी देते हैं हैंडआउट। अब तो मैं आपको पिस्तौल दिखा नहीं रहा, देखिए मैंने फील लिया तो मेरा प्रोफेशनलिज्म है, 10 साल में कभी एक बार भी पूछेगा मैं तो क्लेम करूंगा मैंने पढ़ा था। एनीवेज, ये जो लाइफ इंश्योरेंस जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी पहले कागज के टुकड़े पे आती थी, प्रिंटेड था, अब क्या सब डिजिटल हो गया है, आपको डिजिटली स्टोर करना है। तो उसके लिए पोर्टल होगा, तो एनएसडीएल नाम की संस्था जो बेसिकली डीमेट का काम देखती है, उन्होंने ऐसा ई इंश्योरेंस अकाउंट वाली सिस्टम निकाली है। तो डीमेट अकाउंट में क्या आपका शेयर्स बॉन्ड शेयर आप स्टोर करते हैं डिजिटली, ई इंश्योरेंस अकाउंट में आप ये सब पॉलिसी स्टोर कर सकते हैं ताकि कब रिन्यू करना कब एक्सपायरी सब एक जगह पर काम हो जाए। नेक्स्ट इज री इंश्योरेंस। बैंक वालों ने डिपॉजिट का इंश्योरेंस लेना है डीआईसीजीसी से, तो बैंक वाला फी भरेगा ना जो भी 10 पैसा 20 पैसा, और फिर जब बैंक बंद हो गया तो डिपॉजिटर के अप टू 5 लाख रुपए का प्रोटेक्शन डीआईसीजीसी देख रहा है। ये ऑलरेडी हम लोग पिलर 1 बी में देख चुके हैं। उसी तरह बीमा कंपनियों ने भी अपने इस धंधे का इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो एलआईसी ये जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने खुद के बिजनेस का इंश्योरेंस कि हमारा दुकान बंद हो गया तो क्लाइंट के नुकसान की भरपाई कौन करे, उसे हम कहते हैं री इंश्योरेंस, वो करता है जीआईसी। तो उस केस में समझो आपने फी दी मान लो एलआईसी को, एलआईसी फी देगा आगे जीआईसी को। तो जैसे क्लाइंट ने प्रीमियम दिया मान लो आईसीआईसीआई को, उसमें से आईसीआईसीआई ने जो शेयर बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया, मान लो 10% उसने रकम री इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट की जो आगे शेयर बॉन्ड में करेगा, नॉर्मली तो आईसीआईसीआई रिफंड देगा, और एलआईसी बंद हो गया, आईसीआईसीआई बंद हो गया जो भी, तो री इंश्योरेंस कंपनी आपको रिफंड में पैसा देगी। अब पहले ये था कि सिर्फ एक री इंश्योरेंस कंपनी थी जीआईसी, तो एचडीएफसी को जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसने अपने धंधे का री इंश्योरेंस खरीदना था मान लो प्रीमियम 100 रुपए, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, एचडीएफसी को कंपलसरी ये खरीदना ही पड़ता। अब क्या है कि सरकार ने कहा कि हम एक से ज्यादा री इंश्योरेंस कंपनी को अलाउ करेंगे, तो जीआईसी भी है, स्विस रे, म्यूनिक रे, ऐसी विदेशी कंपनियों को भी अलाउ किया, तो आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। तो जीआईसी भले अपना गरुड़ रखे, मैं तो 100 रुपए सस्ते में कुछ नहीं बेचता, और ये म्यूनिक स्विट्जरलैंड वाला वो कहे मैं 80-70 में देने को तैयार हूं, तो एचडीएफसी उससे ले लेगा, तो जीआईसी की अकल ठिकाने आ जाएगी, तो वो भी लाइन पे आ जाएगा, तो चलो मैं भी 70 करता हूं। तो ऐसा कॉम्पिटिटिव रेट्स मिले, इसलिए भारत सरकार ने री इंश्योरेंस बिजनेस में भी मल्टीपल री इंश्योरेंस कंपनियां इंक्लूडिंग विदेशी कंपनियों को अलाउ किया है। हमने देखा एलआईसी या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मल उसका चलता कि मान लो 10,000 लोगों ने लिया, 10 लोग मर रहे हैं एक साल में। कोरोना में सारा मैथ्स और उसकी मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी संभावनाओं का सारा गेम बिगड़ गया कि 10,000 में से मान लो 1,000 मर गए, तो फिर इनको चक्कर आ गए कि ये तो हमारा बहुत लॉस है, क्या किया जाए। तो एक नया पैंडेमिक रिस्क पूल बनाते हैं ताकि इबोला कोरोना कुछ भी आ जाए, मान लो जो नॉर्मल बिजनेस है उसके में से सपोज 5% हम यहाँ स्टोर करेंगे बफर में, ताकि फ्यूचर में जब ऐसा कुछ हो जाए तो ये बफर का पैसा यूज करेंगे ताकि अपना बिजनेस स्टेबल रहे। ये भी बना नहीं है, ये कभी बनेगा, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक रिस्क पूल। अब जो ऐसी चीजें हैं इसमें तकलीफ क्या है, द हिंदू उसमें कुछ कॉलम नहीं, वो भी परमानेंट वाले नहीं, देखिए कुछ कुछ बार क्या होता है कि मान लो कोई इस पे पीएचडी कर रहा है, पीएचडी स्कॉलर है, तो उसको अपना नाम दबदबा करने के लिए क्या मैं इसका एक आर्टिकल लिख के देता हूँ द हिंदू में, उसकी जो भी उसका नेटवर्क होगा सिफारिश होगा तो पब्लिश हो जाएगा, भले उसका पूरे देश दुनिया के साथ कोई लेन देन नहीं है, बट देयर विल बी सम टेक्निकल कॉलम ऑन सम रैंडम डे। तो फिर वो लंबी चौड़ी कहानी करेगा कि देखो पैंडेमिक रिस्क पूल नॉर्वे स्वीडन में ऐसा है, भारत देश बर्बाद है वगैरह, जो द हिंदू की बेसिक लाइन होती है उसमें, तो उस पर हम झंडा नहीं लेंगे भाई, और सिंपल रीजन ये इतना चर्चा में है ही नहीं मेरे हिसाब से। कोई चीज चर्चा में कब आती है, जब इकोनॉमिक सर्वे बोले, जब बजट में बात हो, जब नीति आयोग कुछ बोले, या न्यूज़पेपर में बार बार साल में मान लो 4 बार उसकी न्यूज आ गई, जैसा ट्रम्प का टैरिफ वॉर है, तब वो हमारे लिए प्रेम से इसका मुद्दा बनता है। ऐसा रैंडमली कुछ भी उठा के कोई कॉलम लिख रहा है उससे हमारा कोई लेन देन है नहीं। नाउ द रेगुलेटर, रेगुलेटर याद रखना है, आरबीआई और सेबी मुंबई में बैठते हैं, पेंशन फंड का रेगुलेटर पीएफआरडीए और इंश्योरेंस बैंक्रप्सी कोड वाला आईबीबीआई वो दिल्ली में बैठते हैं, हैदराबाद में आईआरडीआई संस्था बैठती है, मतलब इसका हेडक्वार्टर अलग दिशा में। ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, इसका बाकी जनरल नॉलेज हैंडआउट में दिया, देख लेना। आप याद करें कि आरबीआई वो एक लिस्ट बनाती थी टू बिग टू फेल, कि आईसीआईसीआई एचडीएफसी और एसबीआई के पास इतनी डिपॉजिट है 10-10 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट है कि अगर ये बंद हो गए तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो इनपे मैं एक्स्ट्रा बासेल लॉन्च के भी अबव एंड बियॉन्ड सारे टेक्निकल रूल्स लगाऊंगा। तो दैट इज कॉल्ड टू बिग टू फेल। अब इंश्योरेंस कंपनियों में भी ऐसा है कि एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया एश्योरेंस, ये 3 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं दे टू बिग टू फेल, अगर ये फेल हो गए तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटर इसको एक लिस्ट में डालता है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस, मतलब इस पे क्या ज्यादा बफर और बाकी रूल्स होंगे, वो एग्जैक्ट रूल्स क्या है हमारे लिए काम के लिए। आईआरडीआई ने कस्टमर फ्रेंडली कुछ नए रूल्स बनाए कि आपने पॉलिसी खरीदी लेकिन विदिन 30 डेज आपको रिटर्न कर देने में नहीं मजा आ रहा है, तो आपका पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने वापस देना होगा, इसे क्या कहते हैं 30 डे फ्री लुक पीरियड। देखिए एलआईसी में मैंने आपको बताया जो ऊपर ऑफिसर है वो कौन से हैं, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर,
उसके नीचे क्या होता है, उसका क्लरिकल स्टाफ होता है, अलग से होता है एलआईसी एजेंट। एलआईसी एजेंट क्या, वो गाँव-गाँव जाके पॉलिसी बेचता है, उसमें से उसका कमीशन होता है। तो एलआईसी ने एक योजना निकाली कि 18 टू 70 ईयर्स की जो महिलाएं जिन्होंने एटलीस्ट क्लास 10 पास किया है, तो इनको हम करेंगे एलआईसी बीमा सखी योजना। मतलब ये एक प्रकार से इंटर्नशिप होगी, जहाँ पर उनको स्टाइपेंड मिलेगा, मान लो 5,000। तो उन्होंने गाँव में एलआईसी की पॉलिसी बेचने की वो कोशिश करे, फिर उसको सारे सेल्स के टारगेट दिए होंगे, जो अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसको अपग्रेड करके उसकी नौकरी थोड़ी पक्की हो जाए, जिसको हम कहें एलआईसी एजेंट। उसमें भी अच्छा परफॉर्म करे तो फिर उसको और प्रमोशन देके डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया जाएगा। ऐसी योजना जिसका नाम क्या है, एलआईसी बीमा सखी योजना। फिर ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने ये सोचा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, गाँव-गाँव, गरीब-गरीब तक सारी इंश्योरेंस फैसिलिटी जानी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने अलग-अलग रिफॉर्म्स लिए। रिफॉर्म ऐसे बीमा वाहक, मतलब विलेज लेवल पर ऐसे बीमा एजेंट जो आपको अलग-अलग पॉलिसी बेचे, उसका पूरा नेटवर्क हम इंप्रूव करेंगे, दैट इज बीमा वाहक। फिर है बीमा सुगम, मतलब एक ही सिंगल पोर्टल होगा, वहाँ पर आप अलग-अलग कंपनियों की इंश्योरेंस पॉलिसी कंपेयर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, तो बीमा सुगम पोर्टल। और तीसरा है बीमा विस्तार। बीमा विस्तार ऐसा है कि ऐसी एक ही इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, उसमें 3 कवरेज आपको मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो ऑफ कोर्स आईआरडीए खुद से नहीं बेचेगा, वो कहेगा सभी इंश्योरेंस कंपनियों ऐसे नया प्रोडक्ट निकालो, आईसीआईसीआई बीमा विस्तार या जो इंडियन इंश्योरेंस बीमा विस्तार, तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तीनों आपको मिले। ये भी हुआ नहीं, ये सब प्रपोजल स्टेज में, तो ये रिफॉर्म्स चल रहे हैं। फिर आईआरडीआई लेके आया इंश्योरेंस फॉर ऑल। वो ऐसा कि मान लो ग्राम पंचायत है, भारत की 75,000 ग्राम पंचायत के अंदर उनकी आधी आबादी को लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिल जाए। ये सारे टारगेट हमको याद नहीं करने, तो प्रेजेंट कि वो कुछ ऐसा सोच रहा है। आईआरडीआई ने बना बीमा सुगम पोर्टल, वो ऐसा कि सारे कस्टमर यहाँ पर रजिस्टर करें और सामने ये जितनी इंश्योरेंस कंपनी ओरिएंटल और एलआईसी वो भी रजिस्टर करें, फिर आपको जो भी कंपेयर करना है, परचेज करना, रिन्यू क्लेम सारे काम हो जाए, दैट इज बीमा सुगम पोर्टल। जैसे policybazaar.com प्राइवेट पोर्टल है, ये सरकारी पोर्टल होगा, तो यू कैन कंपेयर एंड बाय पॉलिसी स्टोर, पॉलिसी डिजिटली, ये सब काम आप समझते हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका काम कौन देखता है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अब मान लीजिए सामने अपोलो हॉस्पिटल है प्राइवेट वाला, उसने एक गरीब व्यक्ति का इलाज किया, बिल आया मान लो 20,000, तो रीइंबर्स कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो ऐसे तो पूरे भारत में कितने हॉस्पिटल है, सब लोग कहाँ बिल इसको बेचते रहे और पेपर वर्क हो, तो इन सब लोगों ने क्या किया, बीच में एक पोर्टल बना दिया, एनएचसीएक्स, नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। तो इससे क्या, हॉस्पिटल के सारे बिल्स हैं ये इस तरफ से कनेक्ट हो जाएंगे और इस तरफ से जो भी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी तो है, लेकिन इसने भी मान लो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को पैसा दिया कि इसका कवरेज तुम्हारा इतना परसेंटेज है, तो आपस में जो भी खिचड़ी समझनी है समझ लेंगे थ्रू द एनएचसीएक्स पोर्टल। हेल्थ इंश्योरेंस आजकल बहुत महंगा हो रहा है कि एक आदमी का 36,000 50,000 कुछ भी मांगते हैं। इसके कारण क्या है, एक तो दवाइयों के खुद के खर्चे बढ़ गए। तो पहले आपका ट्रीटमेंट का 20,000 खर्चा था, अभी मान लो 30,000 आ रहा है, तो आप तो भर नहीं रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भरे तो कह रहे कि हम प्रीमियम बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे खर्चे बढ़ गए। फिर ये लोग क्या चाहते हैं कि देखो दिल्ली में एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर तो सबको अस्थमा और ये रेस्पिरेटरी डिजीज होंगे, तो दिल्ली की जनता तो ज़्यादा बीमार होनी है, तो उन पे तो 10% एक्स्ट्रा प्रीमियम मांगना चाहिए क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। उसी तरह जो सीनियर सिटीजन बुजुर्ग लोग हैं, तो उसको बीपी डायबिटीज सब कुछ होने का डेंजर ज़्यादा है, तो उसका तो हर साल और हमें प्रीमियम बढ़ाना है। तो फिर सरकार मतलब आईआरडीआई ने बोला नहीं, ऐसा सब तुम नहीं कर सकते, सीनियर सिटीजन का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% से ज़्यादा तुम साल दर साल नहीं बढ़ा सकते, भले महंगा इन्फ्लेशन कितना भी बढ़ रहा हो। फिर कुछ बार ये क्या करते थे कि 65 से ज़्यादा बुढ़ा है तो उसको नहीं एडमिट करेंगे, एचआईवी हुआ है उसको पॉलिसी नहीं देंगे, जिसको कैंसर पहले से है तो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा नहीं उठाएंगे, ये सब बहुत कुछ चल रहा था। उसमें छोटे-छोटे रिफॉर्म्स आईआरडीआई ने दिए हैं, जितना याद है तो ठीक है, हैंडआउट में दिया, नहीं याद है तो आगे बढ़ो। अभी आपको टू व्हीलर का इंश्योरेंस लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अलग लेना पड़ता है, फोर व्हीलर का अलग लेना पड़ता है, हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है। लेकिन क्यों ना ऐसा हो कि तीनों का सिंगल लाइसेंस से काम हो जाए, तो क्या कहें कंपोजिट लाइसेंस, तो वो तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस में कंपोजिट लाइसेंस तो है नहीं, अलग-अलग आपको सब करना पड़े। इंश्योरेंस कंपनियों में भी ऐसा है कि लाइफ इंश्योरेंस का अलग लाइसेंस लेना पड़े, हेल्थ इंश्योरेंस का अलग, और हेल्थ के अलावा इंश्योरेंस है, कार, फैक्ट्री, ये सब उसका तीसरा अलग लेना पड़े। तो 3-3 टाइप के लाइसेंस लो, उसका रिन्यूअल कराओ, उसके सारे डॉक्यूमेंट जमा करो, ये सब कुछ होता है। तो सरकार ये सोच रही है कि हम लोग एक कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम लेके आते हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी एक ही लाइसेंस में तीनों टाइप के बिजनेस कर सके। अभी ऐसा हुआ नहीं, फ्यूचर में वो सोच रहे हैं, जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट लाइसेंस सिस्टम, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में सुगमता रहे। इसके अलावा टेक्निकल बहुत सारी और भी चीजें होती है जो हम समझने नहीं बैठेंगे। आईआरडीआई अलाउस 3 मंथ मॉरेटोरियम ऑन टर्म लोन्स, आपके तो उसका टर्म लोन में आया किधर से, वो एलआईसी ने लॉन्ग टर्म वाले कुछ बॉन्ड का एक्सपायर्ड हिसाब होगा, ये हमारे लिए काम का नहीं सब। आईआरडीआई अलाउस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, काम का नहीं है, यूलिप नॉन लिविंग इंश्योरेंस, ये सब काम का नहीं, तो डू नॉट वेस्ट टाइम अननेसेसरीली। अब आखिरी मुद्दा आता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझना पड़े कि इंश्योरेंस सेक्टर की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एफडीआई से क्या फायदे हो सकते हैं, ये सब ओपिनियन टाइप की चीजें, तो मेंस का मुद्दा है, 28 अगस्त मेंस में पढ़ेंगे। अभी सब सिर्फ हम प्रीलिम्स में जाने लायक बेसिक फैक्ट्स और कांसेप्ट्स समझते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, मतलब भारत देश का जीडीपी कितना, मान लो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर से 100 रुपए का हमने माल सामान पैदा किया एक साल में, तो दैट इज जीडीपी। और सामने टोटल प्रीमियम कितना कि जनता ने लाइफ इंश्योरेंस में मान लो 20 रुपए दिया, तो परसेंटेज इतना 20%, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो ये तो मैं ज्यादा ही बोल दिया, 20%, ये मुश्किल से 4% है, जो कि बहुत खुशी की बात नहीं है। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी एसेट्स, उसका हमने इंश्योरेंस नहीं लिया है। दूसरा इंश्योरेंस डेंसिटी, मतलब भारत देश की कितनी आबादी, मान लो 140 करोड़, और सब लोगों ने कुल मिलाकर कितना प्रीमियम भरा, मान लो जो भी इतना इतना भरा है, तो सब डिवाइड करोगे करीब आएगा $95, मतलब एक आदमी लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फसल बीमा, ये सब करके लिए $95 जितना प्रीमियम एवरेज भर रहा है। आपको साधारण में ज्यादा बड़ी रकम भरी होगी, गरीब आदमी ने कम भरी होगी, पर आप सबका एवरेज निकालो तो 95 के आसपास आता है। अब कुछ लोग इधर झंडा उठाते हैं कि हम लोग तो रुपये में भरते हैं ना, तो तुमने रुपये में क्यों नहीं लिखा। भाई आईआरडीआई को इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है, इकोनॉमिक सर्वे को इंटरनेशनल कंपैरिजन करना है कि भारत में इतना, विदेश में इतना है, तो कॉमन करेंसी कौन सी लेंगे, हमने रुपये में बराबर वो कन्वर्ट करके डॉलर में लिखेंगे, ताकि भारत में इतना है, मलेशिया में इतना है, इकोनॉमिक सर्वे कंपेयर कर सके। अब यहाँ पर 10 मिनट का मुद्दा है, तो ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अभी खत्म हो जाएगा। एक चीज होती है यूलिप। यूलिप मतलब वो ऐसा है कि आप उसमें फी भरो तो आधा म्यूचुअल फंड है और आधा इंश्योरेंस जैसा है, समझते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उसका जो मैनेजर है आपको ऑप्शन देगा कि ऑप्शन ए कि आपके लाख रुपए में से 80,000 शेयर मार्केट में डालेंगे, उसको म्यूचुअल फंड जैसा ट्रीट करेंगे, तो हो सकता है कि 2 साल में मान लीजिए इसमें आपको 14% प्रॉफिट हो जाए मान लो, और बाकी के 20,000 है उसको हम इंश्योरेंस गिनेंगे, मतलब ये भी जाएगा तो शेयर बाजार में ही, लेकिन ये वाला कंपोनेंट ऐसा है कि आप मर गए तो इसके 5 टाइम्स ज्यादा पैसा, मतलब कितना, 20,000 का 5, 1 लाख रुपए आपकी फैमिली को मिलेंगे, डजंट मैटर शेयर बाजार ऊपर गया कि नीचे गया।
तो ये पहला ऑप्शन हुआ कि इसमें 80,000 शेयर बाजार के साथ लिंक है और बाकी 20,000 ऐसा है वो भी जाएगा तो शेयर बाजार में, पर लिंक ऐसा है कि आपको उसका 5 टाइम्स आपकी फैमिली को मिलेगा अगर आप मर गए। दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है कि शेयर बाजार का सिर्फ 10,000 टाइप का गिनेंगे और बाकी 90,000 आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मानेंगे आउट ऑफ 1 लाख रुपीज। तो अब तुम मर गए तो 90,000 का 5 टाइम्स मतलब जो भी 4,50,000 जो भी नंबर है उतना तुम्हारी फैमिली को मिलेगा। अब दो ऑप्शन है, तो ज्यादातर लोग क्या चुनेंगे, वो ये सोचेंगे कि भाई मैं मर जाऊं और फैमिली को पैसा मिले बराबर, पर मैं जिंदा हूं तो मेरे को भी कुछ मौज मिलनी चाहिए। या तो 10,000 ही है और वो शेयर बाजार मान लो 14% रेट पे ग्रो हुआ तो मुझे क्या ही मिलेगा, तो मुझे ये नहीं लेना है, मुझे ये वाला ठीक लगता है। इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रखो, इंश्योरेंस वाला कम रखो। तो मोस्ट पीपल आर लाइकली टू ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जब जिंदा हैं तो हमारी वेल्थ को ग्रो होता हुआ हम देखें और ये शेयर बाजार ऊपर जाए तो पैसा, और हमारे जिंदा रहने पर हम इसको विड्रॉ करके मौज कर सकें। और इस कारण से क्या होगा, उसके पास था तो 1 लाख ही, तो ज्यादा उसने यूनिट में ऐड करवाया म्यूचुअल फंड साइड में, तो इंश्योरेंस की साइड में कितना से 20,000 ही है। अब ये आदमी मर जाएगा तो फैमिली को कितना मिलेगा, ये 20,000 टाइम्स 5, 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए में कहाँ आपकी पूरी जिंदगी चल सकती है। मान लो मर गया हस्बैंड, पूरी जिंदगी काम करता 2 करोड़ कमाता, उतना तो पैसा मिल रहा है, 1 लाख ही मिल रहा है, तो हस्बैंड ने अपनी लाइफ का पूरा इंश्योरेंस नहीं करवाया था, थोड़ा ही करवाया था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ इसे क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग गैप या इंश्योरेंस गैप। तो उसने ज्यादा इस साइड पे रखना था पर उसने रखा नहीं, इंश्योरिंग गैप है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें ये तकलीफ होती है कि आपको उसको पिस्तौल तो नहीं दिखा रहा, पर उसका जो इंसेंटिव है वो इस टाइप का है कि आदमी सोचे नहीं मैं जिंदा हूं तब तक मुझे ज्यादा ग्रोथ देखना है, तो मैं इस साइड ज्यादा रखता हूं, इंश्योरेंस वाली साइड कम रखता हूं। इस कारण से भारत के अंदर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्योंकि आप समझो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की व्याख्या क्या थी, टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय जीडीपी। अब जीडीपी मान लो 100 है, पर आप सामने लाख रुपए में से सिर्फ 20,000 इसमें दे रहे हो इंश्योरेंस में, बाकी 80,000 तो म्यूचुअल फंड टाइप का है, तो इंश्योरेंस वाला प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। इस कारण से इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिकेटर बढ़ नहीं रहा है, भले पब्लिक दे दनादन इंश्योरेंस यूनिट वाली पॉलिसी खरीदती हो, भी आपका इंडिकेटर इंप्रूव नहीं होता। अब ये फालतू की इतनी पंचायत का क्या मतलब है, आई एग्री विथ यू, और इस कारण से मैंने भी ये नहीं पढ़ा था। मैंने देखा था इकोनॉमिक्स में आया, मुझे लगा मैं इतना समझाने बैठूंगा 15 मिनट इसमें भी कौन पूछने वाला है, तो आई हैड नॉट टॉट दिस। तो वो वहां पर लिखा था, हेंस हाउसहोल्ड रिमेन एक्सपोज्ड टू सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग गैप इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्राइमरी ब्रेड विनर, जो मैंने अभी आपको समझाया यार, ये एक टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक होता है नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, वो ऐसा कि हम रशिया से ऑयल खरीदे और उसको डॉलर नहीं रुपये में पैसा दे, उसका खास बैंक अकाउंट होता है नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, थर्ड पिलर में पढ़ेंगे। आपके तो अभी तुम ये अचानक रैंडमली कहाँ जा रहे हो, ये ऐसा है कि यूपीएससी की जो सीरियस परीक्षा आर्मी नेवी एयरफोर्स के अधिकारियों की, पता नहीं बीच में क्या खुजली मच गई, मतलब कि सीरियस में उसको आप पूछोगे इतिहास में कौन सा युद्ध हुआ या कौन सा ये B2 बॉम्बर काम कैसे करते, नहीं वो नहीं पूछता। शेयर बाजार में ये क्या ऊपर नीचे हो रहा है यूनिट का, ये सब तुमको पता है, क्योंकि हमको मिलिट्री का अधिकारी नहीं चाहिए, हमको ये इंश्योरेंस पॉलिसी का सेल्स मार्केटिंग जानने वाला आदमी चाहिए। तो इन्होंने उठा उठा के सवाल पूछे हैं ऐसे बेकार से। पहला जो स्टेटमेंट नॉस्ट्रो वोस्ट्रो, इसका भी पढ़ना मत, वो पिलर 3 में हम समझेंगे कि रशिया से ऑयल खरीदा रुपये दिया उसकी वो बात है, अभी वो मत पढ़ो। अभी सिर्फ आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो जो कि करेक्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से उसने सीधा उठाया है, मैंने ये नहीं पढ़ा था, मुझे नहीं लगता था कि इतना वो पूछेंगे, पर उन्होंने पूछा। ओनली रीड सेकंड स्टेटमेंट एंड इट इज करेक्ट, आई गिव यू 30 सेकंड्स। अंग्रेजी में एक शब्द है सैडिज्म, मतलब दूसरों को पीड़ा देके टॉर्चर करके उसमें से एक विकृत आनंद, एक सैडिस्टिक प्लेजर लेना। तो मुझे लगता है ये सब ऐसे टाइप के प्रोफेसर को यूपीएससी ने नहीं रखना चाहिए, इसका कोई सेंस है नहीं। आप एक तो दो अलग टॉपिक्स की खिचड़ी कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड का पूछना है तो अलग क्वेश्चन बना 4 ऑप्शन वाला, इंश्योरेंस का भी अलग बना, एक तो 2 पूछ रहे हैं, और वो भी ऐसे पूछ रहे हैं कि चलो मैं मानता हूं नॉस्ट्रो वोस्ट्रो सबको पता होना चाहिए, रशिया ऑयल का कांसेप्ट है, ये तो ऐसी चीज है, इतना लंबा पैराग्राफ एक तो समझने में इसको टाइम जाए, इतना कौन पढ़ के जाता है क्या। तो दैट इज द यूपीएससी एक्चुअली। अब इसके बाद इंश्योरेंस एफडीआई, देखिए असल में एफडीआई हम डिटेल में पढ़ेंगे थर्ड पिलर में, अभी पहले पिलर में, लेकिन एफडीआई क्योंकि समझना है तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा। तो एफडीआई का मतलब है कि कोई विदेशी कंपनी या विदेशी व्यक्ति भारत की कंपनी में मोर देन 10% पैसा इन्वेस्ट करे। एफपीआई क्या होता है, 1%, 2%, अप टू 10% तक इन्वेस्ट हो तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेनर भारत की कंपनी में मोर देन 10% इन्वेस्टमेंट करे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है। तो एफडीआई मींस मोर देन 10% शेयर होल्डिंग बाय फॉरेनर इन एन इंडियन कंपनी। तो देखिए कुछ तो ऐसी कंपनी उसमें 0% अलाउड है, जैसे विमल गुटका कैसीनो, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है विदेशी फंडिंग से और ज्यादा ग्रो करे, बाकी सब सेक्टर में अलाउड है। अब अलाउड है उसमें भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं कि जहां पर जैसे एनडीटीवी न्यूज, तो उसमें फॉरेनर शेयर खरीद तो सकता है लेकिन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद, क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती पाकिस्तान या चीन का कोई खरीद ले और फिर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और चलाए, तो सम ऑफ दिस रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट, तो उसमें कहा जाता है ऑटोमेटिक रूट कि जिसको विदेशी वॉलमार्ट कंपनी ने मान लो 100% भी शेयर खरीद लिया तो खरीद लो, गवर्नमेंट अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, भारत सरकार की मंजूरी उसमें नहीं लेनी पड़ती। तो एफडीआई प्रोहिबिटेड हो सकता है, एफडीआई अलाउड विद सम गवर्नमेंट अप्रूवल हो सकता है, या एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से भी हो सकता है कि बिना सरकार की परमिशन के भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सा सेक्टर है, उसमें हम दिमाग अभी नहीं खर्च करेंगे क्योंकि थर्ड पिलर में वो खर्च करना है। अब ऐसी जो एफडीआई लिमिट्स है वो अलग अलग जगह अलग अलग है। स्टेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, देखिए सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी तो 4-5 हो गई, पर लाइफ इंश्योरेंस की एक ही है, कौन है एलआईसी। अब पहले इसमें एफडीआई अलाउड नहीं था, क्यों, सारे 100% शेयर सरकार के पास थे, फिर सरकार ने जब धीरे धीरे बेचते हैं तो 5% तो जनता को बेचा। अब सरकार ने कहा कि इसमें 20% ऑटोमेटिक रूट से अलाउड है, मतलब भविष्य में गवर्नमेंट और सेल करेगी, फॉरेनर्स खरीदना चाहते हैं तो एलआईसी के 20% शेयर्स फॉरेनर्स खरीद सकते हैं, दैट इज ऑटोमेटिक रूट। भैया अब ये कौन है नाम का यूजर उसका चल रहा है डॉट डॉट डॉट, ये सब मत करो यार, फिर मैं ऊपर उसको भेजूंगा तो अकाउंट ब्लॉक कर देगा, फिर आपको लेक्चर भी वो नहीं देखने देगा। चैट बॉक्स में पढ़ाई पे आप ध्यान दो। तो मैं स्कूल टीचर नहीं हूँ कि क्लास को डिसिप्लिन करूँ, भाई मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टीचर हूँ, और वो भी एरा गैरा नहीं, आपको सेकंड रैंक उठा के पूछ लो किसी को भी, मेरे से पढ़े हुए होते हैं, और मैं चलाता हूँ क्लास ये सोच के कि फर्स्ट रैंक आना चाहिए। अब तक ऐसे जो मॉक इंटरव्यू वाले आए हैं उसको मैं अपनी उपलब्धि नहीं मानता, वो मुझसे बोले कि नहीं मैंने क्लासरूम वाला प्रोग्राम किया था तो मेरी उपलब्धि है, तो मैं वो लेके चलता हूँ। इधर ये स्कूल के बच्चों की मेंटालिटी है, कल्याण कुछ हो नहीं सकता, प्लीज ग्रो अप मेंटली एंड इमोशनली। तो मैं बात कर रहा था आपको लाइफ इंश्योरेंस की। पहले तो लाइफ इंश्योरेंस की एलआईसी कंपनी में कुछ भी अलाउड नहीं था, बोला अप टू 20% है। दूसरा इंश्योरेंस कंपनियां बाकी सब मतलब एलआईसी के अलावा वाली जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या कोई, इसमें पहले था 49%, फिर सरकार ने कहा 74%, अब जो नया बजट है 2025 का उसमें कहा 100%, वो भी ऑटोमेटिक रूट से। तो कोई विदेशी पार्टी भारत की कोई इंश्योरेंस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेना चाहती है, दे कैन डू इट, इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स विदाउट टेकिंग गवर्नमेंट परमिशन, फुल अप्रूवल है।
ऑटोमेटिक अप्रूवल ऐसा। तीसरा इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, वो हम समझते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडिएट क्या होता है? देखिए, एक तो इंश्योरेंस कंपनी खुद से हुई, उसके नीचे बिचौलिए बहुत सारे होते हैं, एजेंट ब्रोकर होते हैं, सर्वेयर लॉस एसेसर होते हैं कि आपकी कार एक्सीडेंट हो गया तो विंडशील्ड टूटा 5,000 का 25,000 का वो देखने आएगा। आपके तो एक आदमी बना ऐसा नहीं है। समझो, तभी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कार इंश्योरेंस बेचा, तो सब लोग ऐसे इंस्पेक्टर की भर्ती करेंगे तो रोज तो एक्सीडेंट हो नहीं रहे हर एक इंश्योरेंस कंपनी के क्लाइंट के, तो वो आउटसोर्स में दे देंगे। तो मैं अपनी एक कंपनी बनाऊं कि मृणाल सर्वेयर कंपनी, तो मैं फिर आईसीआईसीआई से लेके जो भी एचडीएफसी सबको अपनी सर्विसेज सेल करूंगा कि तुम्हारा जब भी कोई एक्सीडेंट वाला क्लेम आए, आप मुझे बोलना, मैं अपना इंस्पेक्टर भेज दूंगा और हर एक विजिट के 100 रुपए होंगे। तो इस कारण से यहाँ ऐसी कंपनियां हो सकती है सर्वेयर एंड लॉस एसेसर, तो उसमें भी एफडीआई अलाउड 100%। तीसरा होता है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, कि जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ तो उसका रिपेयर शॉप है, हॉस्पिटल में आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया आपका हॉस्पिटल ट्रीटमेंट का, तो ये सब लोग क्या है, कार रिपेयर शॉप क्या है, हॉस्पिटल क्या है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। और एजेंट ब्रोकर भी ऐसे होते हैं। अब जैसे पॉलिसी बाजार है, तो वो एक कंपनी है जो वेबसाइट चला रहा है, वो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी बेच रहा है, तो ये भी तो कंपनी हुआ ना खुद में। तो ये सब भी जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज हैं, वहां पर पहले ऐसी कंपनियों में अप टू 49% शेयर होल्डिंग फॉरेनर्स की अलाउड थी, अब बढ़ के कितनी हुई, 100%। तो ये तो ऑटोमेटिक रूप से चल रहा है। और इसमें भी सबसे फेमस और सबसे जाने लायक चीज क्या, बजट 2025 में इंश्योरेंस कंपनियों में खुद में जो 74 था उसको बढ़ा के क्या 100, एक लाइन का मुद्दा है। अभी जीपीएससी की प्रीलिम्स हुई थी, एक लाइन में उसने पूछा तो आंसर इज 100। बस तो एफडीआई। अभी अच्छा है कि बुरा, वो सारे मीन्स के मुद्दे तो मीन्स के लेक्चर में देखेंगे। नाउ लास्ट एक दो छोटे मुद्दे हैं वो खत्म करते हैं। देखिए, बजाज एलियांस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। अब ऐसी जो एलआईसी के बहुत सारे एजेंट है, पर बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी के बहुत एजेंट नहीं, क्योंकि एजेंट का खर्चा बताता है। तो ये क्या करेगा कि मैं करूर या बैंक के मैनेजर को कोई अपना एजेंट बना देता हूँ कि भाई कोई भी तुम्हारे यहाँ डिपॉजिट लेने आए, डिपॉजिट देने आए कि लोन लेने आए, तुम उसको साथ में ये भी मार्केट कर देना कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट है, और अगर तुम ऐसा करोगे हम तुमको कमीशन देंगे। तो इसे क्या किया गया, बांका इंश्योरेंस। बांका इंश्योरेंस एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है कि जब बैंकर खुद ही इंश्योरेंस एजेंट बनकर किसी का इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना शुरू करे। और ये बहुत महान चीज है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। तो बस एक लाइन में याद रखना, बांका इंश्योरेंस क्या है। देखिए, एजेंट मॉडल का मतलब है कि एलआईसी एजेंट है तो ये सिर्फ एलआईसी का बेचेगा, बजाज एलियांस या किसी और कंपनी का पॉलिसी नहीं बेचेगा। तो एजेंट मॉडल है। पॉलिसी बाजार क्या है, वेबसाइट है, कंपनी है, वहां पर आप एलआईसी से लेकर एचडीएफसी से लेकर हर की पॉलिसी कंपेयर करके बाय कर सकते हैं। तो ये एजेंट नहीं है, इसको हम कहते हैं ब्रोकर, जो मल्टीपल कंपनियों की पॉलिसी बेचता है। सो देयर इज एजेंट एंड देयर इज ब्रोकर। अभी इसमें भी ये तो हमने देखा कंपोजिट लाइसेंस वाला कि लाइफ हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस के अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं। भविष्य में ऐसा होगा कि कंपोजिट एक ही लाइसेंस में काम हो जाएगा इनका। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं तो उस पर 18% जीएसटी लगता है। इस कारण से मान लो कि 30,000 की पॉलिसी है, उस पर सोचो कितना ज्यादा जीएसटी है, तो आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा, फिर 38,000 37,000 कुछ भी हो गया, तो पब्लिक परेशान है। सरकार को जो भी ऑपोजिशन और सब लोग बोल रहे हैं, पार्लियामेंट कमेटी भी कितना मत रखो, 5% रखो या 0 कर दो, इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, पर सरकार मान नहीं रही है। खैर, तो ये एक चैलेंज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का। बाकी जीएसटी पूरा मुद्दा क्या है आपको समझेंगे कब, सेकंड पिलर में। अभी के लिए इतना रखते हैं। तो इंश्योरेंस का जो 28 पेज का हैंडआउट था खत्म हो गया, इसकी टेस्ट होगी सैटरडे, नहीं दे सकते तो भी लोड नहीं लेना, संडे आप टारगेट रखो 8 बजे तक मैं दे दूंगा। कल हम वापस मिलेंगे तो नेक्स्ट होगा पिलर 1D2 पेंशन का, ईपीएफ वगैरह, और 1D3 फाइनेंशियल इंक्लूजन। इनका कंबाइंड हैंडआउट मैं कल शाम 7 बजे तक मैं अपलोड करता हूँ। तो कल मिलते हैं। बाकी मैंने आपको बताया जो भी पूरा कार्यक्रम क्या है आगे का, सो अकॉर्डिंगली वो आपके प्लान में दिखता रहेगा। सी यू टुमारो नाइट, लेट्स गेट इट।